इतिहास में कई कहानियां जुड़ी हुई हैं जो भारत के इतिहास और उस पर लगे घावों को बयान करती हैं। भारत के हिंदुस्तान बनने के सफर में कई राजाओं ने, मुगलों ने, अंग्रेजों ने इस पर राज किया है। बहुतों ने इसे बर्बाद करने की सोच रखी तो कोई भारत को आबाद करने के सपने को लेकर देश के लिए शहीद हो गया। लड़ाइयां हुई, आंदोलन हुए और फिर जाकर बना आजाद हिंदुस्तान, जिसकी कहानी हम सबको शायद पता है। ब्रिटिश आए, उन्होंने इंडिया पर कब्जा किया और फिर 1947 में देश को छोड़कर चले गए। लेकिन इनसे पहले भारत पर जिनका कब्जा था वो थे मुगल। मुगलों की कहानी भारत के इतिहास का एक अहम हिस्सा है। हम सबको शायद बचपन से ये बताया गया है कि मुगलों में बाबर ने पहले भारत पर कब्जा किया और मुगल साम्राज्य की शुरुआत की। लेकिन इसका अंत कैसे हुआ, इसके बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं। मुगलों की शुरुआत की कहानी के मुख्य किरदारों को तो हमने खैर जान ही लिया है, लेकिन आज हम जिनके बारे में जानेंगे वो हैं आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर सेकंड। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आरजे असर और आप सुन रहे हैं कुकू एफएम पर ऑथर विलियम डालरिम्पल की किताब द लास्ट मुगल की समरी, जो आपको बहादुर शाह जफर दो की कहानी के साथ साथ मुगल साम्राज्य के द एंड को समझाएगी कि आखिर कैसे मुगलों की सत्ता पर अंग्रेजों ने अपना हक जमा लिया और कैसे बहादुर शाह जफर, जो कि एक मुगल थे, उन्हीं अंग्रेजों ने सलाखों के पीछे कर दिया। किस तरीके से आखिरकार मौत हुई बहादुर शाह जफर दो की। क्या ये अंग्रेजों की सोची समझी चाल थी या तकदीर और वक्त भारत के इतिहास के पन्नों में नई कहानी को जन्म दे रहा था? ये सब हम इस बुक समरी में जानेंगे। दोस्तों, वैसे अगर बात हो मुगलों की तो उनकी स्पाइसी लव स्टोरीज, उनकी शहजादियों की खूबसूरती, माइंड ब्लोइंग शायरी, उनका आउट ऑफ द वर्ल्ड आर्किटेक्चर, खूबसूरत लिटरेचर और लग्जूरियस लाइफस्टाइल आंखों के सामने आती हैं। लेकिन इस बुक समरी में हम एक के बाद एक नए एपिसोड्स में जानेंगे शाही परिवार के आपसी डिस्प्यूट्स, जेलसी, इलीगल लव अफेयर्स, अनसेटिस्फाइड दूसरे बादशाहों के बच्चे और रिश्तेदार, अंग्रेजों और मलिकाए हिंदुस्तान की कॉन्स्पिरेसीज, प्रेशराइज्ड इन्फ्लुएंस ऑफ क्रिश्चियनिटी ऑन इस्लाम एंड हिंदुइज्म, सोशल रिफॉर्म्स, जफर पर बढ़ता अंग्रेजों का कंट्रोल, हिस्ट्री के इस सबसे बड़े बदलाव के बीच दिल्ली में बगावत और उन सभी की इंटरेस्टिंग ट्रू स्टोरीज जो आपको दांतों में उंगलियां दबाने पर मजबूर कर सकती हैं। इस बुक समरी की कहानी उस समय की है जब मुगलों की पॉलिटिकल पावर धीरे धीरे कम होती जा रही थी, लेकिन वो अपनी राजधानी दिल्ली से बेपनाह मोहब्बत करते थे। ये वो समय था जब दिल्ली की खूबसूरती में चार चांद लगाने के लिए बहादुर शाह जफर ने वहां मशहूर इमारतें और खूबसूरत गार्डन्स बनवाए। हिंदू और मुस्लिम दोनों ही जफर की रिस्पेक्ट करते थे। इस समय हिंदुस्तान का एक्सीलेंट आर्किटेक्चर लोगों को सरप्राइज कर रहा था। बहादुर शाह जफर खुद एक अच्छे शायर भी थे। उनका दरबार मिर्जा गालिब और ज़ौक जैसे फेमस शायरों की शायरी, लग्जूरियंट तवायफों के नाच और सूफियाना शायरी में डूबा हुआ था। दूसरी तरफ अंग्रेजों की ताकत को कम करने की लगातार कोशिश कर रहे थे। जैसे भारत में चलने वाले सिक्कों से ब्रिटिशर्स ने उनका नाम मिटा दिया था। दिल्ली के लाल किले पर कब्जा करने के लिए कॉन्स्पिरेसीज की जा रही थीं, पर लापरवाह बूढ़े मुगल बहादुर शाह जफर अपनी यंग इलीगल वाइफ्स के धोखों को संभालने में ही लगे रहे। ये बुक समरी बहादुर शाह जफर दो का बायोडेटा नहीं, बल्कि दिल्ली के खात्मे की कहानी है, जो 1857 में शुरू हुई जब अंग्रेजों से नाराज 300 बागी सैनिकों की एक टुकड़ी ने जबरदस्ती जफर को अपना लीडर बना लिया और मजबूर बूढ़े बहादुर शाह जफर को अनट्रेन्ड और अनडिसिप्लिन्ड सिपाहियों के साथ बिना इनफ आर्म्स, एम्यूनिशन और राशन के अंग्रेजों के खिलाफ जंग करने को मजबूर कर दिया। लेकिन इसका अंजाम क्या हुआ और ब्रिटिशर्स ने ये सब कैसे प्लान किया? हर सवाल का जवाब आपको मिलेगा आने वाले एपिसोड्स में। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं बहादुर शाह जफर दो और मुगलों के अंत की इस कहानी का सफर। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कुकू एफएम, विलियम डालरिम्पल की लिखी किताब द लास्ट मुगल की बुक समरी, और मैं हूं आरजे असर। कुकू एफएम, सुने जो मन चाहे। 1852 2 अप्रैल, समय रात के 2 बजे का। लाल किले के ऊपर फायरवर्क्स चलाए जा रहे थे। पूरा लाल किला रोशनी से चमक रहा था। सारे सैनिक शाही सेना की रॉयल यूनिफॉर्म में आगे बढ़ रहे थे। सबसे आगे घुड़सवार तलवार और शाही झंडा लेकर चल रहे थे। कंप्लीट रॉयल ग्लैमर के लग्जूरियस शो ऑफ के साथ सोने चांदी के तारों से एम्ब्रॉयडरी किए हुए कपड़ों और जेवरों से डेकोरेटेड हाथी, घोड़े, ऊंट इस जुलूस की शोभा में चार चांद लगा रहे थे।
इनके पीछे रॉयल गिफ्ट लिए लोग चल रहे थे। शहनाइयां, नकारे, मजीरे बज रहे थे। खूबसूरत बग्घी में सभी शहजादे सवार थे। उनके कपड़े हीरे मोतियों से जड़े थे। सड़कों पर छिड़काव हो रहा था। ये 11 साल के शहजादे जवाब बख्त की बारात थी। शहजादा जवाब बख्त याकूत और हीरे मोतियों के जेवर से सजा हुआ था। कमर में जड़ाऊ खंजर, मैग्निफिकेंट ड्रेस और प्राउड से भरे चेहरे पर उसका कॉन्फिडेंस साफ दिख रहा था। दूल्हे के पीछे बादशाह जफर का हाथी चल रहा था। इस शानदार बारात का सारा अरेंजमेंट बेगम जीनत महल ने किया था। ऑथर बताते हैं कि दिल्ली वालों ने इससे पहले इतना शानदार जुलूस किसी भी शहजादे की शादी में नहीं देखा था। रॉयल किचन से आने वाले खाने की महक कमाल की थी। अपने बेटे जवाब बख्त को बादशाह की गद्दी तक पहुंचाने के लिए जीनत महल ने कई जगह से कर्ज लेकर ये सारा अरेंजमेंट किया था। बारात में दिल्ली की फेमस डांसर्स का भी इंतजाम था। मुगलों के जमाने में ऐसे जुलूस अपनी हुकूमत का रौब दिखाने के लिए निकाले जाते थे। बादशाह शाह आलम के बाद मुगल हुकूमत पूरी तरह से खत्म होने के नजदीक आ चुकी थी। बादशाह जफर का पालम तक भी कब्जा नहीं था। उनकी हुकूमत सिर्फ लाल किले के अंदर तक ही थी। अंग्रेजों ने सर थॉमस मेडकॉफ को जफर पर नजर रखने के लिए भेजा था। उसकी इजाजत के बिना कोई भी व्यक्ति लाल किले के अंदर नहीं आ सकता था। लगान वसूली के लिए भी जफर को अंग्रेजों से इजाजत लेनी पड़ती थी। वो अपने खजाने से किसी को कोई गिफ्ट भी नहीं दे सकता था, न ही कोई गिफ्ट ले सकता था। हर जगह के लोग जफर को ही अपना बादशाह मानते थे। गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली ने लोगों का कंपनी पर ट्रस्ट बढ़ाने के लिए लॉर्ड लेक को डायरेक्शन दिया कि वो बूढ़े बादशाह जफर के साथ रिस्पेक्टफुली बिहेव करें। लेकिन जल्द ही ईस्ट इंडिया कंपनी के रुपयों से जफर के दादा मुगल बादशाह शाह आलम का नाम हटा दिया गया और धीरे धीरे मुगल जागीरदारों ने उनके अधिकार और दूसरी फैसिलिटीज भी छीनना शुरू कर दिया। काफी सिफारिश के बाद जफर को शादी का जुलूस निकालने की इजाजत मिली, जिसका फायदा उठाकर जफर ने शाही जुलूस निकालकर अपनी रेप्यूटेशन को बचाने की कोशिश की। 1837 में जफर का निकाह एक दरबारी की खूबसूरत बेटी ताजमहल बेगम से हुआ। लेकिन 3 साल बाद ही 19 साल की जीनत महल पर उनका दिल आ गया। उन्हें बेगम बनाने के बावजूद जफर ने 4 शादियां और की। इनके अलावा उनकी कई कम उम्र इलीगल वाइफ्स भी थीं। जफर के 16 बेटे और 31 बेटियां थीं। अपने आखिरी बेटे मिर्जा शाह अब्बास के जन्म के समय वो 72 साल के थे। उम्र दराज जफर के लिए इन यंग इलीगल वाइव्स और लीगल रानियों को अपने कंट्रोल में रखने की बड़ी प्रॉब्लम थी। जफर के हरम में जीनत महल का हुक्म चलता था। वो सबका ध्यान भी रखती थी। जफर के शहजादों की पढ़ाई लिखाई, हुनर सीखने, कबूतरबाजी आदि करने के लिए खुली छूट थी। लेकिन पिछले बादशाहों के पोते पोती और नवासों के रूप में करीब 2000 गरीब शहजादे और शहजादियां किले में काफी गरीबी का जीवन जी रहे थे। उन्हें सलातीन कहा जाता था। उन्हें बाहर जाने की इजाजत भी नहीं थी। उन्होंने 1847 में जफर के खिलाफ बगावत की थी और अंग्रेजों को दी कंप्लेंट में इल्जाम लगाया था कि दिल्ली के बादशाह की वजह से हमारे हालात बहुत ही अपमान भरे हो गए हैं। वो अपने अफसरों और नौकरों की बात ही सुनते हैं और हमें अपमानित किया जाता है। हमारी हिफाजत की जाए। जिसके कारण अंग्रेजों ने जफर पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए, जिसमें सबसे प्रॉब्लमेटिक था अपना वारिस चुनने का अधिकार न देना। उन्हें कहा गया था कि वो सिर्फ अपने बड़े पुत्र को वारिस चुन सकते हैं। 1849 में बुखार की वजह से उनका बड़ा बेटा मिर्जा दारा बख्त मारा गया। तब सभी लोगों को लग रहा था कि अब उनका दूसरा बेटा मिर्जा फखरू, जो एक लोकप्रिय शासक और इतिहासकार है, वली अहद यानी उत्तराधिकारी होगा। लेकिन जफर ने अपनी बीवी की मांग पर अपने 15वें बेटे जवां बख्त, जिसकी उम्र सिर्फ 8 वर्ष थी, अपना वली अहद बना दिया। ये खबर सुनकर फखरू गुस्से से पागल हो गए। बादशाह जफर ने मिर्जा फखरू का दरबार में आना बंद करा दिया और ऐलान करा दिया कि जो भी उनसे दोस्ती रखेगा वो जफर का दुश्मन माना जाएगा और फखरू के सभी अधिकार और मकान प्रॉपर्टी उनके छोटे भाइयों को दे दी गई। जफर ने सोचा कि अगर जवां बख्त की शादी शानदार तरीके से होगी तो अंग्रेजों की नजर में दूल्हे की इज्जत बढ़ जाएगी। वो उसका सम्मान करने पर मजबूर हो जाएंगे और उसको वली अहद बना देंगे। उन्होंने कर्ज लिया और पानी की तरह पैसा खर्च करके दिखावा करने की कोशिश की, लेकिन सब बेकार रहा क्योंकि अंग्रेज अफसर मेडकॉफ इस शादी में शामिल नहीं हुए। सर थॉमस थियोसॉफिकल मेडकॉफ एक गंजे सिर वाले, इंटेलिजेंट और सीरियस आदमी थे। वो काफी दुबले पतले थे और उनकी आंखें नीली थीं। वो काफी अड़ियल माने जाते थे। पत्नी फेलिसिटी की मृत्यु हो जाने के कारण वो अकेले रहते थे। उनके 6 बच्चे इंग्लैंड के बोर्डिंग स्कूल में थे। उनके फैशनेबल सूट नियमित रूप से लंदन से आते थे। वो हुक्का पीने के काफी शौकीन और बहुत पंक्चुअल थे। ठीक 10 बजे उनके नौकर लाइन लगा के खड़े हो जाते थे, जिनमें से एक उनके लिए कैप, दूसरा ग्लव्स, तीसरा हैंकी और चौथा गोल्डन हैंडल वाली छड़ी और एक फाइलों का बॉक्स लेकर खड़ा रहता। जफर के लिए उनके दिल में खास रिस्पेक्ट की जगह सिर्फ थोड़ी सिंपैथी थी। वो उसे मुगलों के आखिरी बादशाह के रूप में देखते थे। धीरे धीरे न चाहते हुए भी वो दिल्ली शहर पर मोहित हो गए। उन्होंने कहा था कि इस शहर में कुछ ऐसा जादू है कि कोई इससे दूर नहीं रह सकता। साउथ दिल्ली में उन्होंने एक बंगला बनाया था जो मेहरौली के एक ऑक्टेगोनल मुगल मकबरे के ऊपर था। ये बादशाह के गर्मी महल के मुकाबले में बनवाया गया था और इसका नाम रखा गया था दिलकुशा। मेडकॉफ भी जफर की तरह आर्ट के शौकीन थे।
दिल्ली की खूबसूरती को कैद करने के लिए उन्होंने तस्वीरों की एक ऐसी एल्बम बनवाई थी जिसकी तस्वीरें बिल्कुल लाइव लगती थीं। भगवान भी कमाल करता है। मेटकॉफ और जफर की पसंद ही नहीं बल्कि फैमिली सिचुएशंस भी एक दूसरे से काफी मिलती थीं। दोनों की अपने बड़े बेटों से नहीं बनती थी। मेटकॉफ का बड़ा बेटा थियो मेटकॉफ उनके अपोजिट काफी सोशल, आउटवर्ड, अनकंट्रोल्ड और अनडिसिप्लिन्ड था। मेटकॉफ का रिश्ता बेटों के बदले अपनी बेटियों से ज्यादा बेहतर था। जब उनकी बेटी जर्जीना को एक स्कॉटिश आर्मी कमांडर एडवर्ड से मोहब्बत हो गई, जैसे ही मेटकॉफ को इसकी खबर हुई, उन्होंने बेटी पर रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए और उसे लेकर वहां से दूर मसूरी चले गए। वो एडवर्ड के लेटर्स अपनी बेटी तक नहीं पहुंचने देते थे, लेकिन वो बेटी का दुख देख नहीं सके और उसे वापस दिल्ली छोड़ आए। दूसरी तरफ दिल्ली धार्मिक बदलाव की ओर बढ़ रही थी। अगले एपिसोड में जानते हैं कि किस तरह ईसाई धर्म को फैलाने के लिए धार्मिक षड्यंत्र किए जा रहे थे। क्रिश्चियंस के पोप जेनिंग्स हिंदुस्तान से सभी रिलीजन्स को हमेशा के लिए अपरूट करना चाहते थे, लेकिन एंशिएंट रिलीजन को उखाड़ फेंकना इतना आसान नहीं था। इसलिए उन्होंने ब्रिटिश पावर का यूज किया। अंग्रेज हुकूमत को दिए अपने प्रपोजल में उन्होंने लिखा, हिंदुस्तान का कोहिनूर हीरा हमारे कब्जे में है। इसके बदले में हम अंग्रेजों को इन लोगों को मोती के रूप में क्रिश्चियनिटी उपहार में देनी चाहिए। 1852 में जेनिंग्स को दिल्ली में पॉप की नौकरी मिल गई। लाहौरी दरवाजे के पास उनका दोस्त कैप्टन डगलस अपनी हैंडीकैप्ड पत्नी के साथ रहता था। वो क्रिश्चियनिटी के सपोर्टर थे। जेनिंग्स ने भी उनके साथ ही रहना शुरू कर दिया। जेनिंग्स को कोई भी पसंद नहीं करता था, यहाँ तक कि मेटकॉफ का परिवार भी उसे बदतमीज और हार्डकोर मानता था। रिलीजियस अफेयर में वो काफी अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स माना जाता था। कुंभ मेले के समय जब लाखों लोग गंगा के किनारे खड़े नहा रहे थे, ये क्रिश्चियनिटी के प्रचार में लग गया। नागा साधुओं को वो पसंद नहीं करता था। जहां भी भीड़ होती वो वहां घुस जाता और क्रिश्चियनिटी का प्रचार करने लगता, जिस कारण क्रिश्चियन लोग भी उसे ज्यादा पसंद नहीं करते थे। पर धीरे धीरे अंग्रेज उसके पॉइंट ऑफ व्यू का सपोर्ट करने लगे। जब फेनी पार्कर इंडिया आईं तो वो ये देखकर हैरान रह गईं कि लोग बहुत ऑर्थोडॉक्स हो गए थे। पार्टियों, थिएटर और घुड़सवारी में लड़कियों का जाना गलत समझा जाने लगा था। मिशनरीज हिंदुस्तानियों को क्रिश्चियन बनाने की कोशिश कर रहे थे। दिल्ली के अंग्रेज कमिश्नर हावर्ड एडवर्ड के अनुसार ब्रिटेन को मुगलों की ये पूरी सल्तनत उनके क्रिश्चियन होने की वजह से ही मिली है, इसलिए वो क्रिश्चियनिटी को इंकरेज करना चाहिए। इसका सपोर्ट करते हुए फतेहपुर के डिस्ट्रिक्ट जज रॉबर्ट टकर ने स्टोन पिलर बनवाया और उस पर क्रिश्चियनिटी के कई लैंग्वेज में 10 कमांडमेंट्स लिखवा दिए गए। लोगों को कन्विंस करने के लिए वे बाइबल पढ़कर सुनाते थे। ब्रिटिश फौज में भी रिलीजियस इन्फ्लुएंस बढ़ गया। अंग्रेज अफसर रिलीजियस मीटिंग्स में जाने लगे और माना जाने लगा कि जो सिपाही जंग में हिस्सा लेते हुए दुआएं पढ़ेगा उसको कोई नुकसान नहीं होगा। ऑथर के अकॉर्डिंग अंग्रेजी डायरेक्टर चार्ल्स ग्रांट मिशनरी कार्रवाइयों को और इंकरेज करना चाहते थे। यहाँ तक कि लेजी और अनलकी लोगों को रिलीजन चेंज करने के लिए रेडी किया जाने लगा। मिशनरीज के हेड कोलकाता के पोप रेजिनाल्ड हीबर थे। उन्होंने कंपनी के अफसरों से रिकमेंडेशन करवाया कि उन्हें दुनिया भर में क्रिश्चियनिटी को फैलाने की परमिशन दी जाए। हीबर के लिखे भजन आज तक गाए जाते हैं। 18 सेंचुरी के एंड तक हिंदुस्तान को लड़ाइयों का मुल्क कहा जाने लगा था। मुसलमानों ने अंग्रेजों की चाल को न समझते हुए कंपनी में वकीलों, मुंशी और शिक्षकों की नौकरियां भी कबूल कर ली थीं। अंग्रेजों की बढ़ती पावर को देख मुस्लिम उलेमा ने भी अंग्रेज अफसरों से दोस्ती बनानी शुरू कर दी, जो हिंदुस्तान को पसंद करते थे। जैसे शाह अब्दुल अजीज की विलियम फ्रेसर के साथ काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी। फ्रेसर उनके लाइफस्टाइल से काफी इन्फ्लुएंस्ड थे और उनकी काफी रिस्पेक्ट भी करते थे। फ्रेसर ने पोर्क और बीफ दोनों ही खाना छोड़ दिया था ताकि वो हिंदू और मुसलमान दोनों से दोस्ती रख सकें। मुगलों के रॉयल लाइफस्टाइल से फ्रेजर अकेले ही इन्फ्लुएंस्ड नहीं थे। एक बार पोप हीबर ने ब्रिटिश ऑफिसर अख्तर लोनी को राजस्थान में टोटली रॉयल स्टाइल में पाजामा और पगड़ी पहने देखा। इनके अलावा भी कई ऐसे लोग थे जो इस्लाम और क्रिश्चियनिटी के साथ ही मुस्लिम कल्चर और अंग्रेजी लाइफस्टाइल के डिफरेंस को मिटाना चाहते थे। ट्रेडिशंस का ये हडल कभी कभी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देता था और इनके द्वारा पैदा संतानें आधी मुसलमान और आधी ईसाई होती थीं, जिन्हें सफेद मुगल कहा जाता था। जेगिंग्स के इस्लाम विरोधी मिशन ने सारा एम्बियंस बदल दिया। हिंदुओं और मुसलमान दोनों को ही अंग्रेजों से खतरा महसूस होने लगा था। अंग्रेज अपनी पावर को उनकी रिलीजियस प्रैक्टिसेस और ट्रेडिशंस को खत्म करने के लिए यूज कर रहे थे। सती प्रथा को इलीगल करार दिया गया था और विधवा विवाह की भी इजाजत दे दी गई थी, जिसके कारण ऑर्थोडॉक्स हिंदू बहुत नाराज थे।
अंग्रेज मस्जिदों, मंदिरों, सूफी दरगाहों और मदरसों पर भी कब्जा कर रहे थे। वे मंदिर और मस्जिदों को गिराकर मिशनरीज की चर्च या फिर सड़क बनवा देते थे। इसलिए अब अंग्रेजों के हर काम को शक की नजर से देखा जाने लगा था। उनके द्वारा बनवाए गए अस्पताल और स्कूलों को क्रिश्चियनिटी फैलाने की जगह समझा जाता था। 1852 पहली बार मौलाना रहमतुल्लाह ने एक आर्टिकल पब्लिश करवाया जिसमें इस्लाम धर्म का बचाव और क्रिश्चियनिटी के रूल्स पर ऑब्जेक्शन किया गया था। 1849 में अंग्रेजों ने सिखों को हराने के बाद ऑब्जर्व किया कि अब उन्हें फाइनेंशियली, टेक्निकली, पॉलिटिकली, साथ ही ट्रेडिशनली भी हिंदुस्तान से कुछ भी नहीं सीखना है, बल्कि वो हिंदुस्तान को बहुत कुछ सिखा सकते हैं, जिससे उनके अंदर घमंड आ गया। अंग्रेजों ने 1828 में दिल्ली यूनिवर्सिटी कोर्स में साइंस के साथ ही साथ इंग्लिश लैंग्वेज को भी ऐड कर दिया। कमेटी का कहना था कि उन्होंने ये हिंदुस्तान के अनएजुकेटेड और अनसिविलाइज्ड लोगों को अपग्रेड करने के लिए किया है। लेकिन अंग्रेजों का उन हिंदुस्तानियों के साथ भी अच्छा बिहेवियर नहीं था जिन्होंने दिल्ली कॉलेज से इंग्लिश लैंग्वेज सीखी थी। यहाँ तक कि जिन अंग्रेजों ने हिंदुस्तानी औरतों से शादी करी थी उनका मजाक उड़ाया जाने लगा। धीरे धीरे अंग्रेजों की विल में उनकी हिंदुस्तानी वाइफ्स का नाम आना भी बंद हो गया। 1857 के बाद सिविल सर्विस एग्जाम को पास करने के लिए 20 से 25 साल की उम्र में ही अंग्रेज हिंदुस्तान आने लगे, जो ज्यादातर मैरिड होते थे, जिसके कारण पहले ही की तरह हिंदुस्तानी औरतों से उनकी शादी नहीं हो सकती थी। जेनिंग्स अपने दो साथियों के साथ, जो उर्दू, फारसी और संस्कृत के एक्सपर्ट थे, मुसलमानों और हिंदुओं को क्रिश्चियनिटी पढ़ाने लगा और उन्होंने दिल्ली कॉलेज में बाइबल की क्लासेस लेना शुरू कर दिया। इस पर प्रोटेस्ट होना शुरू हो गया। जवां बख्त की शादी के 4 महीने बाद दिल्ली बादशाह के दोस्त हिंदू डॉक्टर चमनलाल और मास्टर रामचंद्र दोनों ने क्रिश्चियनिटी को अडॉप्ट कर लिया। दिल्ली कॉलेज से लोगों ने अपने बच्चों को बाहर निकाल लिया। दिल्ली के मुसलमान अपने धर्म को लेकर काफी ऑर्थोडॉक्स हो गए। उनमें अपने धर्म को सुपीरियर मानने की टेंडेंसी डेवलप होने लगी। 18वीं सेंचुरी में इस्लामी रिलीजियस रिफॉर्मर शाह वलीउल्लाह दिल्ली के मौलाना थे। उनके बेटे शाह अब्दुल अजीज को मिक्स्ड कल्चर पर ट्रस्ट नहीं था। वो हिंदुओं की रिलीजियस प्लेसेस पर जाना, उनसे कांटेक्ट रखना, लड़कियों का नाक छिदवाना, मजारों पर चिराग जलाना, होली प्लेसेस पर म्यूजिक बजाना और हिंदुओं के त्योहार सेलिब्रेट करना और केले के पत्तों पर खाना खाना, इन सब के खिलाफ थे। उन्होंने कुरान पर जोर दिया था और कहा था कि सिर्फ खुदा की इबादत की जाए। शाह वलीउल्लाह जफर को भी पसंद नहीं करते थे, क्योंकि बादशाह जफर की मां राजपूतानी थीं। उन्होंने धीरे धीरे अपने विचार जफर के हरम में फैला दिए थे कि खुदा ने इंसान को इबादत के लिए पैदा किया है। अगर वो खुदा की इबादत करेंगे तो कयामत के दिन इनाम मिलेगा, और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो उन्हें जहन्नम में जाना पड़ेगा। लेकिन मुगल दरबार के शायर और शहजादे उनके इस विचार को नहीं मानते थे। उनका कहना था कि खुदा की इबादत इसलिए करनी चाहिए क्योंकि वो मोहब्बत करने के काबिल है। बादशाह जफर को बहुत से लोग सूफी पीर मानते थे, क्योंकि वो उसी प्रकार के कपड़े पहनते थे और अपनी जवानी के दिनों में उन्होंने एक गरीब फकीर की तरह सादी जिंदगी भी गुजारी थी। उन्होंने अपने तीनों छोटे भाइयों मिर्जा जहांगीर, सलीम और बाबर की तरह लग्जूरियस जीवन नहीं गुजारा था। जफर बहुत सुपरस्टिशियस थे और जादू टोने पर यकीन करते थे। उन्हें लगता था कि बादशाह होने के कारण उनके पास स्पिरिचुअल पावर्स का भंडार है। बीमार होने पर उन्हें लगता था कि उन पर ब्लैक मैजिक किया गया है। वो ताबीज आदि पहनते थे और रिलीजियस फिलॉसफी पर शायरियां लिखा करते थे। जफर का मानना था कि इस्लाम धर्म हिंदू धर्म की स्पिरिट है। वो हिंदुओं के फेस्टिवल्स को धूमधाम से मनाते थे। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि वो होली खेलने के साथ ही साथ रामलीला देखने भी जाया करते थे, और दिवाली के दिन उन्हें 7 तरह के अनाज और सोने चांदी में तौला जाता था, जिसे गरीबों में बांट दिया जाता था। इतना ही नहीं, एक बार जब 200 मुसलमान किले में हाजिर हुए और उन्होंने कहा कि उन्हें गाय को ज़िबह यानी बलि चढ़ाने की परमिशन दी जाए, तब जफर ने सख्ती से कहा, मुसलमानों का धर्म गाय की कुर्बानी पर निर्भर नहीं है। जफर की स्पिरिचुअलिटी फंडामेंटलिस्ट से उनके टकराव का कारण बन गई। सैयद अहमद बरेलवी एक एजुकेटेड इंसान थे। 1830 में ये अंग्रेजों और सिखों के खिलाफ जिहाद करने निकले थे, लेकिन 1831 में अफगानियों के विश्वासघात के बाद वो अपने साथियों के साथ सिखों के हाथों मारे गए। सितंबर 1852 में मिर्जा जमां बख्त की शादी के 5 महीने बाद जेनिंग्स द्वारा मास्टर रामचंद्र और डॉक्टर चमनलाल के धर्म परिवर्तन कराने के बाद दिल्ली में मेटकॉफ पुलिस को उन पर शक हो गया और कई उग्रवादियों के यहाँ छापा मारा गया, जिससे अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद करने वालों की साजिशों का पर्दाफाश हुआ। साथ ही मेटकॉफ को अपनी सफाई में मुसलमानों को कंट्रोल करने के लिए हमला करना जरूरी था, कहने का बहाना भी मिल गया। समाज में कल्चर एडजस्टमेंट पूरी तरह से खात्मे पर थे।
अगले एपिसोड में आप जानेंगे कि किस तरह हिंदू और मुस्लिम्स में कल्चरल हार्मनी ट्यूनलेस हो गई थी। ऑथर बताते हैं कि 1852 मुगल और अंग्रेजों में एक ही शहर में रहने के बावजूद भी दिलों में काफी दूरी हो गई थी। आपस में मेलजोल न के बराबर हो गया था। दिल्ली में छपने वाले दो फेमस न्यूज़पेपर दिल्ली उर्दू अखबार और दिल्ली गजट्स दोनों ने जेनिंग्स की बढ़ती मिशनरी कार्रवाइयों को क्रिटिसाइज किया जाता था। दिल्ली उर्दू अखबार सच बोलने वाले शिया एडिटर मौलवी मोहम्मद वकार का था, जिसमें हमेशा दिल्ली दरबार या अंग्रेज हुकूमत के मिसकंडक्ट का जिक्र होता था। ये अखबार पूरी तरह से जफर का वफादार था, लेकिन इसमें करप्ट शहजादों और किले के मिसमैनेजमेंट की बुराई भी होती थी। जब वकार के बेटे मोहम्मद हुसैन ने पिता के न्यूज़पेपर में काम करना शुरू किया, अखबार में लिटरेचर और पोएट्री भी दिखाई देने लगी। अखबार में वो अपने उस्ताद ज़ौक़ को गालिब से बड़ा शायर बताते थे। जब गालिब को जुआ खेलने के जुर्म में पकड़ा गया था, तो इनके अखबार ने इस खबर को खूब मिर्च मसाला लगाकर छापा और उनकी काफी बदनामी की। इसके अपोजिट दिल्ली गैजेट अंग्रेजों की तरफ था। इसमें कभी चांदनी चौक की खूबसूरत नहरों, दिल्ली क्रिकेट क्लब की कोलकाता से हार की खबर होती या घुड़दौड़ रेस का ऐलान। पहिए वाली गाड़ियों की दौड़ जैसी खबरें आती थीं, या कभी अफगानिस्तान, ईरान और क्रीमिया में जंग करने की खबरें होती, या होते अंग्रेजों के लिए एडवर्टाइजमेंट। इस न्यूज़पेपर में दिल्ली के बारे में बहुत कम बात होती थी। 1850 के बाद अगर इसमें किसी हिंदुस्तानी की चर्चा की भी जाती तो उन्हें लोकल या ब्लैक पीपल लिखा जाता था। 1850 में ऐसा लगने लगा था कि जैसे अंग्रेज और मुगल दो अलग अलग दुनिया में रहते हैं। सिविल लाइंस की छावनी में सुबह 3 बजे ही सायरन बजने लगता, सभी अंग्रेज तैयार होकर परेड के मैदान पर पहुंच जाते। दूसरी तरफ लाल किले में उस समय मुशायरा पूरी क्लाइमैक्स पर होता था और तवायफ के कोठों पर उनके ग्राहक आना शुरू कर रहे होते थे। सूरज निकलने के बाद अंग्रेज एक्सरसाइज करके सुबह का ब्रेकफास्ट करते, जिसमें मटन चाप, भेजे के कटलेट, बतख की ग्रेवी, तली हुई कलेजी, झाल फरेजी, मुर्ग मुसल्लम, मुर्ग मलाई होना जरूरी था। हिंदुस्तान में अंग्रेज कम से कम 6 बार खाना खाते थे। उनका कहना था कि हमारे खाने की ताकत को देखकर हिंदुस्तानी हमसे प्रभावित हैं और हमारी इज्जत करते हैं। 10 बजे तक कोर्ट में चहल पहल शुरू हो जाती। 2 चीफ मजिस्ट्रेट जॉनसन हुंचिसोन, चार्ल्स ले बॉस और ज्वाइंट मजिस्ट्रेट थियो मेटकॉफ भी अपने दफ्तर पहुंचते। दूसरी तरफ हिंदुओं के घर में आलू पूरी, मुसलमानों के घर में मटन शोरबा बनने लगता और बच्चे मदरसों की तरफ चल पड़ते, जहां उन्हें भाषा और दर्शन शास्त्र सिखाया जाता। दिल्ली के मदरसों में पढ़ने के लिए लोग दूर दूर से आते थे। दिल्ली का लिटरेचर, आर्ट और कल्चर उस समय टॉप पर थे। यहाँ 6 बड़े मदरसे, 4 छोटे मदरसे होने के साथ ही उर्दू और फारसी के स्कूल भी थे और यहाँ 130 यूनानी डॉक्टर भी थे। दिल्ली की दुकानें सुबह 11 बजे से पहले नहीं खुलती थीं। जिनके पास दुकानें नहीं थीं, वो सड़क पर दुकान लगा लेते थे। सबसे बड़ी दुकानें मारवाड़ी और जैन साहूकारों की थी। उनकी दुकानों के सामने पहरेदार खड़े रहते थे और गद्दी पर बैठे साहूकारों के पास रखे रजिस्टर में कर्जदारों का नाम होता। दोपहर में अंग्रेज फौजी अपने घर वापस आते और नहा धोकर 1-2 घंटे बिलियर्ड्स खेलकर आराम करते। किले में देर रात तक मुशायरों की महफिलों और तवायफों के नाच गाने के बाद जफर सुबह देर तक बिस्तर पर लेटे रहते। चांदी के घड़ों में पानी और टॉवेल लेकर दासियां आती और जफर के पैरों और शाही चेहरे को साफ करती। डॉक्टर चमनलाल उनके पैरों की मालिश करते। फिर हल्का सा नाश्ता बादशाह को दिया जाता। बादशाह किले का चक्कर लगाते, सलातीनों की परेशानियां सुनते और उनका इंसाफ करते। फिर दरिया के किनारे बैठकर अपनी किताब लिखते, जबकि शहजादा मिर्जा जमा बख्त को छोड़ सब शहजादे पढ़ाई लिखाई में जुट जाते थे। दिल्ली में 7 महीने गर्मी पड़ती है। गर्मी के मौसम में 3 घंटे के लिए दोपहर में सभी सड़कें डिजर्टेड हो जाती थीं। चारों तरफ हाथ के पंखे चलने की आवाजें आने लगती। हवेलियों में चिक्के पर्दे गिरा दिए जाते और उन पर इत्र का पानी डाल दिया जाता। जिनके घर में बेसमेंट्स होते वो वहां चले जाते। शाम के 5 बजे के बाद दिल्ली की लस्टफुल लाइफ फिर शुरू हो जाती। सड़कों पर पानी का छिड़काव होता। पान वाले पान बनाना शुरू कर देते। अफीम और भांग की दुकानें भी सज जाती। साथ ही सूफी मजारों पर भी उनकी कव्वालियां शुरू हो जाती। बरसात के मौसम में आदमियों के लिए पतंगबाजी और औरतों के लिए झूलों का अरेंजमेंट होता। बादशाह अपने कमरे से हाथियों को नहाते और लोगों को मछली पकड़ते हुए देखते और शाम को लाल किले के ऑरेंज गार्डन्स में ठंडी हवा खाने जाते। कभी कभी खुद भी मछलियां पकड़ते या फिर पतंग उड़ाते। बादशाह का दिल बहलाने के लिए अक्सर गालिब को बुलाया जाता था। सूरज के डूबने के समय के साथ ही मंदिर मस्जिद फिर लोगों से भर जाते थे। पूजा की घंटियां, मस्जिदों की अजान और चर्च के गीत एक अजीब सा एटमॉस्फेयर बना देते थे।
रात बढ़ने के साथ ही लाल किले में मशालें जलने लगती, शहनाई बजने लगती, जबकि अंग्रेजों के लिए ये रात के खाने का समय होता था, जिसमें वो दाल का सूप, भुना हुआ शुतुरमुर्ग, सुअर का मांस, बतख, कबूतर, मुर्गी आदि खाते। 8 का घंटा बजता, अंग्रेज अपना हुक्का छोड़कर गुड नाइट कहते और सोने के लिए चले जाते। दिल्ली वालों के लिए ये जगने का समय होता। सड़कों के किनारे जाट, किसान, हरियाणा के गुर्जर और ग्वालों की भीड़ लग जाती, जो सूफी दरगाह पर मन्नत मांगने जाते थे। जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर कहानी सुनाने वाले तरह तरह की कहानियां सुनाते, जैसे अमीर हमजा की धार्मिक कहानियां, घरेलू कहानियां, जिन, अजगर, जादूगर, शहजादे, उड़ने वाले कालीन, जादुई बर्तन सभी शामिल थे। रात के खाने में जफर बटेर का कोरमा, हिरन का गोश्त, शीरमाल, यखनी, मछली के कबाब, सालन और कई तरह के मुगलई खाने बनवाते थे, जिनमें 25 टाइप की रोटियां, पुलाव और 35 तरह के सालन, 50 तरह की मिठाइयां, अचार, मुरब्बे थे, जिन्हें जाफरान और इत्र से महकते वातावरण में साजो संगीत के साथ खाया जाता था। रात में तानसेन की गजलें, सारंगी, दरबारी कहानीकारों की कहानियां, केले की तवायफों का नाच शुरू होता। कभी कभी जफर चांदनी में शतरंज भी खेलते। इसके अलावा जब उन्हें अकेले रहने का मन करता तो गाने वालों को उनके बेडरूम में बुलाया जाता, जो पर्दे के पीछे से गाना गाते और मालिश करने वाले उनके पैर दबाते। दोस्तों, ऐसे ही गाने वाली एक औरत जफर की आखिरी बेगम बनी, जिससे 72 साल की उम्र में जफर ने शादी की थी। उस समय शायरों का इन्फ्लुएंस बढ़ गया था। मुशायरों में शायरों को हुक्के, पान और मिठाई सब ऑफर किए जाते थे। मिर्जा फखरू मुशायरे की शुरुआत करते, जिसका एंड गालिब और जौक से होता। मुशायरा खत्म होने से पहले ही छावनी में सायरन की आवाज आने लगती थी और अंग्रेजों का दूसरा दिन शुरू हो जाता था। मुगलों और अंग्रेजों में इस बात पर डिस्प्यूट था कि वली अहद यानी उत्तराधिकारी कौन बनेगा। जीनत महल मिर्जा फखरू के अगेंस्ट थी, जिसकी वजह से इनहेरिटेंस के एग्रीमेंट पर जिन 3 ब्रिटिश अफसरों ने फखरू का साथ दिया था, मार दिए गए। सबसे पेनफुल डेथ सर थॉमस मेटकॉफ की हुई थी। डॉक्टरों का कहना था कि उन्हें जहर दिया गया था। मेटकॉफ को पहले से ही अपनी मौत का अंदाजा हो गया था। अगले एपिसोड में जानेंगे कि किस तरह शाही कॉन्स्पिरेसीज उनके जैसे चालाक अफसर की मौत का कारण बनी। थॉमस एक डिसिप्लिन्ड आदमी थे। उनकी सेहत जल्दी खराब नहीं होती थी, पर इस बार उनकी तबीयत काफी खराब हो गई थी। वो कुछ भी डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे थे और बहुत ही कमजोर हो गए थे। सर थॉमस को पता था कि उनकी गिरती सेहत का मुख्य कारण मल्लिका जीनत के आयुर्वेदिक डॉक्टर द्वारा बनाया गया स्लो पॉइजन है, लेकिन उनके पास इसका कोई सबूत नहीं था। क्रिसमस सेलिब्रेट करने आई अपनी बेटी एमिली और उसके पति को बीमार थॉमस ने मिर्जा फखरू से की गई अपनी सीक्रेट डील के बारे में बताया और कहा, जफर का ये वली अहद उनकी शर्तों को मानने के लिए रेडी हो गया है, लेकिन मल्लिका ने इस बात की सूचना मिलते ही उनसे बदला लेने की ठान ली है। 3 नवंबर को थॉमस की अपने घर में ही मृत्यु हो गई और साल के एंड तक सर हेनरी एलियट भी दुनिया को छोड़कर चले गए। लेकिन कंपनी के लोगों में ये बात पूरी तरह से फैल गई थी कि मेटकॉफ की मृत्यु में जीनत महल का हाथ है, जिसके कारण मुगल खानदान के हालात और खराब हो गए। सर थॉमस ने अपनी मृत्यु से पहले ही ये बताया था कि उनके मरने के बाद फखरू भी ज्यादा दिन नहीं जी पाएंगे। 2.5 साल के बाद कॉलरा से फखरू की भी मौत हो गई। सर थॉमस के बाद मुगल दरबार के लोगों को लगा आने वाला नया अफसर नीतियों में बदलाव करेगा, पर ऐसा नहीं हुआ। साइमन फ्रेजर ऑक्टर लोनी की वाइफ की डेथ कम उम्र में ही हो गई थी, इसलिए उन्होंने अपने बच्चों को बोर्डिंग स्कूल में रखा था। उन्हें गाने का बड़ा शौक था। वो गानों में इतना बिजी हो गया कि पूरे 1 महीने बादशाह से मिलने भी नहीं गया, और जब बादशाह ने उसके सम्मान में भोज का इंतजाम किया तो वो उसमें भी नहीं पहुंच पाया। फखरू की मौत की खबर मिली तो फ्रेजर जफर से मिलने गए और ऑब्जर्व किया कि शहजादों में पब्लिक की सिंपैथी हासिल करने के लिए कोई क्वालिटी या कैपेबिलिटी नहीं थी। उन्हें मुगलों को खत्म करने के लिए ये मौका सही लगा। उन्होंने गवर्नर लॉर्ड कैनिंग को लेटर लिखा। मिर्जा फखरू की मौत के बाद जब मैं बादशाह से मिलने पहुंचा तो वहां कोई मातम नहीं था, बल्कि बादशाह एक एप्लीकेशन तैयार करने में लगे थे, जिसमें उनके बेटे जवां बख्त को वली अहद बनाने के लिए रिक्वेस्ट की गई थी और कहा गया था कि उसके अंदर वो सभी खूबियां हैं जो एक शहजादे में होनी चाहिए, लेकिन किसी भी शहजादे को वली अहद नहीं बनना चाहिए। 5 महीने पहले ही अवध की हुकूमत पर हमने कब्जा किया है। ये बहुत अच्छा मौका है कि मुगल भी अपने खात्मे के लिए तैयार हो जाएं। वैसे भी शहजादों में से कोई भी अच्छे कैरेक्टर और क्वालिटीज का नहीं है। फखरू की मौत से हमें अच्छा मौका मिला है कि हम इसका फायदा उठा सकें। गवर्नर जनरल CB थॉर्नहिल ने इसका सपोर्ट किया और लॉर्ड कैनिंग को फ्रेजर के प्रपोजल पर ध्यान देने के लिए कहा। उनका कहना था कि शहजादों का वजीफा यानी पेंशन बंद करने से बेहतर है उनका घर छीन लिया जाए।
अगर उनका रॉयल एग्जिस्टेंस मिटा दिया जाएगा तो वो गलत आदतों को छोड़ देंगे और अपनी जिंदगी पर ध्यान देंगे। ऑथर के अकॉर्डिंग लॉर्ड कैनिन को इस देश में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन उसने मुगल पावर को इंक्रीज होने से रोक दिया था। उसने फ्रेजर को लेटर लिखा कि बादशाह और उनके खानदान के सभी राइट्स खत्म किए जा रहे हैं। बादशाह को गवर्नर जनरल और फौज के कमांडर की तरफ से कोई गिफ्ट्स पेश नहीं किए जा सकते हैं। उनकी शाही मोहर का सिक्का बेकार माना जा चुका है और उनका निशान भी सिक्के से निकाल दिया गया है। दूसरे राजाओं को भी इन सिक्कों को यूज करने पर रोक लगा दी गई। दूसरा जफर को अब सिर्फ दिल्ली का बादशाह माना जाएगा, उन्हें कोई शहंशाह नहीं कहेगा। पिछले 300 सालों से राज करने वाले मुगल साम्राज्य के खिलाफ इस आदेश ने लोगों में बगावत फैला दी। अंग्रेजों को न इसकी होप थी, न ही उन्होंने एंटीसिपेट किया था कि इसका फल क्या होगा। ये उनकी एक ऐसी गलती थी जिसकी उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ी। अंग्रेज और लोगों में इतनी दूरी थी कि अंग्रेज इस खतरे को नहीं देख पाए जो उनके चारों तरफ मंडराने लगा था। मिर्जा फखरू के मरने के 8 महीने बाद एक एडवर्टीजमेंट जिस पर एक तलवार और ढाल बनी थी, ये जामा मस्जिद की दीवार पर चिपका हुआ मिला, जिस पर लिखा था कि ईरान के बादशाह की तरफ से ऐलान किया जाता है कि ब्रिटिश फौज को ईरानी फौज ने हरा दिया है और अब वो जल्दी ही हिंदुस्तान की तरफ रवाना हो रही हैं ताकि दिल्ली को ईसाइयों से मुक्त करवा सके। पूरे शहर में खुशी की लहर दौड़ गई। इसके बाद अखबारों में मद्रास के उस फतवे का भी जिक्र आने लगा जिसमें लोगों को गैर मुस्लिमों से बगावत करने के लिए कहा गया था। अंग्रेजों की फौज, जिसमें ज्यादातर यूपी के देहातों के ऊंचे तबके वाले हिंदू थे, उन्हें महसूस होने लगा कि वो अपने ही देश को गुलाम बनाने के लिए लड़ रहे हैं। कंपनी पहले भी कई छोटी मोटी जागीरें और सल्तनतें जब्त कर चुकी थी, लेकिन जनरल डलहौजी के मुगल साम्राज्य के खिलाफ नए आदेश, सदियों पुरानी हिंदू प्रथाओं का खात्मा और फिर अवध, सतारा, झांसी और नागपुर की हुकूमतों पर कब्जा लोगों में उन पर गुस्से का कारण बन गया। 81 साल के जफर ने अवध पर अंग्रेजों के कब्जा करने के बाद डलहौजी को एक खत लिखा जिसमें उन्होंने कहा, 80 साल की उम्र में मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। मुझे अपने खानदान की बहुत फिक्र है, खासकर जीनत महल और उनके बेटे मिर्जा जमा बख्त। मैं चाहता हूं कि उनको कोई तकलीफ न हो। लेकिन कोल्ड ब्लडेड डलहौजी ने उत्तर दिया, जो वजीफा हम आपकी बेगम और शहजादे को दे रहे हैं वो हमेशा नहीं रह सकता। हो सकता है कि आपकी जिंदगी तक मिलता रहे, लेकिन उससे ज्यादा नहीं दिया जा सकता क्योंकि ये हमारे रूल्स के खिलाफ होगा। मुगल हुकूमत के खत्म हो जाने पर बहुत से लोगों को बेरोजगारी का खतरा था, जैसे शाही अफसर, दरबारी, जौहरी, कारीगर, खानसामा, पालकी उठाने वाले, पहरेदार, गवैया, तवायफें और दरबारी शायर। गालिब ने तो मल्लिका विक्टोरिया के लिए लॉर्ड कैनिंग के साथ एक तारीफ से भरा शेर लिखकर उन तक पहुंचाया, जिसमें उन्हें सितारों की तरह चमकदार, उनके गवर्नर जनरल को सिकंदर की तरह महान कहा गया था। लेकिन लंदन की महारानी का इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था, जबकि गालिब बहुत दिनों तक महारानी विक्टोरिया से एक बड़ी पेंशन का इंतजार करते रहे। थियो मिटकॉफ, पिता और पत्नी दोनों की मौत हो जाने के कारण बहुत डिप्रेस्ड हो गए थे। उनकी बहन जॉर्जिया के पति एडवर्ड भी इस समय काफी प्रेशर के साथ ही परेशान भी था। उसे अपने सिपाहियों को नई गन्स में कारतूस भरना सिखाना था कि सिपाही कैसे कारतूस का सिरा मुंह से काट बारूद राइफल की नली में डालें और डंडे से कारतूस को बारूद की नली में भरें। सिपाहियों को ये तरीका अच्छा नहीं लग रहा था। तभी एक र्यूमर फैल गई कि कारतूस में जो चिकनाई इस्तेमाल की जाती है वो गाय और सुअर की चर्बी से बनी है। सिपाहियों ने इसे इस्तेमाल करने से मना कर दिया था। उनका मानना था कि अंग्रेजों ने ये जानबूझकर किया है ताकि सिपाहियों का धर्म खराब हो, और ये उनकी बगावत का कारण भी बना। पर असंतुष्ट सैनिकों में बगावत का कारण सिर्फ यही नहीं था, बल्कि हिंदुस्तानी सिपाही का वफादारी से काम करने के बावजूद भी सूबेदार या मेजर के पद से आगे नहीं बढ़ पाना, फौज की कम तनख्वाह और कानून, अंग्रेज अफसरों का हिंदू सिपाहियों से रूडनेस का व्यवहार, सिपाहियों की डाक का खर्चा और लड़ाई भत्ता भी कम होना भी बगावत के कारण थे। लेकिन डलहौजी ने इस बात को जानकर भी इग्नोर कर दिया और कहा कि थोड़े से सिपाहियों की बगावत से ब्रिटिशर्स को हिंदुस्तान में कोई खतरा नहीं है। डलहौजी ने टाइटलर से अपने रेजिमेंट को रंगून भेजने का हुक्म दिया। उसकी रेजिमेंट में ज्यादातर ऊंची जाति के लोग थे जिन्हें समुद्र पार जाने की मनाही थी। उन्हें जाने को कहने से बगावत हो सकती थी। टाइटलर के हुक्म के बाद भी सैनिकों ने समुद्र के रास्ते से जाना मना कर दिया। डलहौजी ने उसकी पूरी रेजिमेंट को पैदल मार्च करके ढाका जाने का हुक्म दिया, जिसके कारण रेजिमेंट में 5 महीने के अंदर केवल 3 सैनिक ही जिंदा रह सके और सैनिकों का गुस्सा बढ़ गया। 29 मार्च को बंगाल में एक सिपाही मंगल पांडे ने बगावत कर दी और 2 अफसरों को गोली मारकर जख्मी कर दिया।
उन पर मुकदमा चला और बाद में उन्हें फांसी दे दी गई। थर्ड लाइट इन्फेंट्री ने भी इस कारतूस को चलाने से इनकार कर दिया, जिसके कारण उन सभी को गिरफ्तार कर लिया और टाइटलर के करीबी दोस्त मंसूर अली को कोर्ट मार्शल की अध्यक्षता करने के लिए दिल्ली बुलाया गया। मंसूर अली ने 9 मई को 85 लोगों को 10 साल की कैद की सजा सुना दी, जिसके बाद मेरठ के सिपाहियों ने भी बगावत शुरू कर दी थी। असंतुष्ट सिपाही नाव में बैठकर यमुना पार अपने शहंशाह की तलाश में दिल्ली के अंदर दाखिल हो गए थे और इसके बाद सिपाहियों की नफरत अंग्रेजों के दर्दनाक कत्लेआम के रूप में सामने आई। अगले एपिसोड में आप जानेंगे कि किस तरह सिपाहियों के दिल में बसी नफरत ने कत्लेआम का रूप ले लिया। ऑथर बताते हैं कि उस वक्त रमजान का महीना था। जफर नमाज करके उठे तो उसकी निगाह यमुना के किनारे कश्तियों के बने पुल पर गई। सैनिकों की टोलियां भी दिख रही थीं। तभी टॉल हाउस से धुआं उठने लगा। जफर ने पालकीदार फतेह अली को बुलाया और धुएं की वजह पता लगाने भेजा। साथ ही किले की सेफ्टी के लिए कप्तान डगलस को खबर भिजवाई। पालकीदार ने बताया कि हिंदुस्तानी फौज के दस्ते कंपनी की यूनिफॉर्म में आ रहे हैं। उन्होंने टोल टैक्स वसूल करने वाले चार्ल्स टॉड को मार दिया है और किले के उत्तर में कलकत्ता दरवाजे से अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं। जफर ने सब दरवाजों को बंद करने का हुक्म दिया। डगलस को मेरठ में बगावत की खबरें पहले से ही मिल रही थीं। अभी वो बात ही कर रहे थे कि बागियों की एक टुकड़ी, जिनके हाथों में नंगी तलवारें, बंदूकें और पिस्तौल थीं, सामने से गुजरी। सभी सैनिक बुर्ज के नीचे बादशाह के नाम का नारा लगाने लगे। उनका कहना था कि हम उन अंग्रेजों को मारकर यहाँ आए हैं जो हमसे सुअर और गाय की चर्बी वाली कारतूस को मुंह से खुलवाते हैं, जिससे हिंदू और मुसलमान दोनों का ही धर्म खराब हो रहा है। उनकी बातें सुनकर डगलस ने खिड़की से कहा कि तुम यहाँ खड़े नहीं रह सकते हो, ये किले की औरतों के रहने की जगह है। तुम्हारा यहाँ खड़ा होना बादशाह की बेइज्जती है। वो लोग चले गए। कुछ ही देर में जफर ने दक्षिण की तरफ से गहरे काले धुएं के बादल को देखा। ये दरियागंज की तरफ से आ रहा था। जफर समझ गए कि सिपाही शहर में आ चुके हैं। थियो सुबह 7 बजे अपने दफ्तर की तरफ चल पड़े। उन्हें ये देखकर हैरानी हुई कि कोर्ट बिल्कुल खाली था। सिर्फ असिस्टेंट मजिस्ट्रेट वहां मौजूद था। जमुना के दारोगा के थियो को खबर मिली कि मेरठ से बहुत से बागी दिल्ली की तरफ आ रहे हैं और पुल को क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं। थियो के अफसर साइमन फ्रेजर और डगलस वहां पहुंच चुके थे। उन्होंने सिपाहियों के आने से पहले ही दरवाजे बंद करवा दिए थे। फ्रेजर ने अंदाजा लगाया कि अब ये सिपाही राजघाट या जीनतुल मस्जिद के दरवाजे के अंदर आने की कोशिश करेंगे। उसने थियो को वहां भेजा ताकि वहां के दरवाजे बंद किए जा सकें। लेकिन तब तक बागी शहर में दाखिल हो चुके थे और क्रिश्चियंस की तलाश कर रहे थे। उन लोगों ने थियो पर हमला करने की कोशिश करी, लेकिन थियो भीड़ में घुस गए और अपनी जान बचाई। पूरे शहर में दुकानदार अपनी दुकानें बंद कर रहे थे। बाजारों में रॉबरी हो रही थी और अंग्रेजों के घरों को जलाया जा रहा था। फ्रेजर ने अपनी सेफ्टी गार्ड्स को कहा कि वो अपनी तलवारें निकालकर सड़क पर खड़े हो जाएं, लेकिन बागियों ने इन पर गोली बरसानी शुरू कर दी। फ्रेजर ने एक गार्ड की बंदूक छीनकर एक सिपाही पर गोली चला दी, जिससे बागियों में गुस्से की लहर दौड़ पड़ी। फ्रेजर के सिपाही उसे छोड़कर भाग खड़े हुए। किसी तरह वे लाहौरी दरवाजे तक पहुंचे। पोप जेनिंग्स और हचिनसन घायल कप्तान डगलस को ऊपर ले गए। फ्रेजर ने जफर को मदद का संदेश भेजा। सैनिक उनके आदेश नहीं मान रहे थे। वो सबको अलर्ट करने ऊपर जाने लगे तो वहां खड़े पहरेदार ने उनकी गर्दन पर एक जोरदार वार किया और वो मारे गए। जेनिंग्स, डगलस और हचिनसन ने भागना चाहा, लेकिन उन्हें खत्म कर दिया गया। डॉक्टर चमनलाल की हत्या कर उनके अस्पताल को लूट लिया गया। उन अंग्रेज आदमियों और औरतों को जिन्होंने इस्लाम स्वीकार कर लिया था छोड़ दिया गया, लेकिन हिंदू या मुसलमान जो ईसाई हो गए थे उनको ढूंढ ढूंढ कर मार दिया गया। पुरानी सरकार से रिलेटेड हर इंसान बागियों के निशाने पर था। दिल्ली के अमीर और लोकप्रिय जैन और मारवाड़ी साहूकार, जिनका अंग्रेजी हुकूमत से कोई लेना देना नहीं था, लूट लिया गया था। सिपाहियों और घुड़सवारों के कई स्क्वाड और गुंडे बदमाश शहर में चारों तरफ लूट मार कर रहे थे। सारे अमीर लोगों की हवेलियों के दरवाजे तोड़ दिए गए, उनका सामान लूट लिया गया। बागी पूछ पूछ कर अंग्रेजों को मार रहे थे। चारों तरफ अंग्रेजों की लाशें नजर आ रही थीं। चर्च में भी भयंकर लूटपाट हो रही थी। संगमरमर के स्लैब तक निकाल लिए गए थे। दिल्ली कॉलेज की किताबें और रुपए लूटे जा चुके थे। सीनियर अंग्रेज अफसर कश्मीर दरवाजे की तरफ बढ़ने लगे ताकि बागियों को गिरफ्तार कर सकें। तभी मेजर वॉलेस आते हुए दिखाई दिए। उन्होंने कहा, फौज के सिपाही अफसरों को गोली मार रहे हैं। सामने से कुछ लोग कर्नल रिप्ले को उठाकर ला रहे थे। उनका शरीर बुरी तरह से कटा हुआ था। मेजर पीटरसन तोप चलाने का आदेश देने लगे तो रिप्ले ने कहा, तोपों से कोई फायदा नहीं, हमारी सेना खुद हमारे खिलाफ हो गई है। सिपाही चिल्ला रहे थे, जिसने हमारे धर्म को खराब किया है उनसे बदला लेने का समय आ गया है, और वो औरतों और बच्चों को भी मार रहे थे।
दोपहर तक शहर के ज्यादातर अंग्रेज मार दिए गए थे। इन्हीं फॉरेस्ट उनकी मां और दो छोटी बहनों को नौकरों ने छुपा दिया था। पुलिस चौकी के प्रबंधक मोइनुद्दीन बादशाह के पास इस लूटमार को रुकवाने की रिक्वेस्ट करने पहुंचे। बादशाह ने जवाब दिया, मेरा आदेश मानने के लिए कोई यहां नहीं है। मोइनुद्दीन ने पूछा कि आपका संदेश क्या है? तो जफर ने कहा, अगर कोई भी अंग्रेज बचा हो तो उनको किले में ले आए। शाम के 4 बजे तक 19 लोगों को किले में भेज दिया गया। बादशाह के निजी मेहताब बाग में धीरे धीरे 300 सिपाही जमा हो गए। वो इतनी दूर दिल्ली सिर्फ बादशाह से पनाह हासिल करने के लिए आए थे। उन्होंने 4 बजे बादशाह सलामत को संदेश भेजा। बादशाह नहीं आए तो उन्होंने हवाई फायरिंग शुरू कर दी। आखिरकार बादशाह को आना पड़ा। उन्होंने इस हंगामे का कारण पूछा तो बागियों ने बताया, अंग्रेजों ने उनका धर्म खराब कर दिया है। गाय और सुअर की चर्बी लगी हुई कारतूस मुंह से खुलवाई गई है, इसलिए हमने उन्हें मार डाला। बादशाह ने अंग्रेजों का कत्ल करने पर उनको फटकार लगाई। जफर ने कहा, हमारे पास न फौज है, न हथियार, न ही खजाना, हम तुम्हारी मदद कैसे करेंगे? सैनिक बोले, हमें सिर्फ आपका साथ चाहिए, खजाना हम भर देंगे। कोई और रास्ता न होने के कारण मजबूरी में जफर को उनकी बात माननी पड़ी। बातचीत के बीच अचानक किले में एक जोरदार धमाके की आवाज आई। अंग्रेजों का पूरा हथियार खाना जल चुका था। बचे अंग्रेज परिवारों और औरतों और बच्चों फ्लैग स्टाफ टावर में छिपे हुए थे। टावर के अंदर मात्र 18 फुट का एक कमरा था जिसमें कोई खिड़की नहीं थी। वो तंदूर की तरह गर्म हो रहा था। गर्मी के कारण औरतें बेहोश हो रही थीं। किसी को भी नहीं पता था कि कब तक यहाँ रहना है। दूसरी तरफ कश्मीरी दरवाजे के अंदर 200 सिपाही वहां से जो अचानक गायब हो गए थे वापस आ गए। वो आपस में न जाने क्या बातें कर रहे थे। उन्होंने अंग्रेज अफसरों का आदेश मानने से इनकार कर दिया। फिर अचानक उन्होंने गोलियां बरसानी शुरू कर दी थीं। अंग्रेज कश्मीरी गेट के बुर्ज पर चढ़ने लगे और फिर वहां से खाई में कूद गए। अंधेरा होने पर वो किसी तरह खाई से बाहर निकले और जंगली झाड़ियों में छुपते हुए चल पड़े। उनका इरादा मैडकॉफ हाउस पहुंचने का था। जब वहां पहुंचे तो नौकरों ने उनके साथ अच्छा सलूक किया और उन सभी को सर थॉमस के घर के नीचे बने तहखाने में पहुंचा दिया। 3 घंटों के बाद ही नौकरों ने आकर उन्हें खबर दी कि कुछ दूर उन्होंने गोलियां चलने और तोपों के गोलों की आवाज सुनी है। वो वहां से निकल गए। उनका इरादा किसी तरह मेरठ की ब्रिटिश रेजिमेंट तक पहुंचने का था। कुछ दूर आगे बढ़ने पर उन्हें मालूम हुआ मेडकॉफ हाउस में आग लगा दी गई थी। शहर में बिल्कुल सन्नाटा था। पूरा शहर वीरान लग रहा था। दुकानें और मकान लुटे हुए थे। हवेलियों के दरवाजे भी बंद थे। सड़क की सारी लालटेनों के शीशे टूट गए थे। सुबह लूटमार करने वाले लोगों से सड़कें भरने लगी थीं। अंग्रेज अफसर टाइटलर और गार्डन ने अपने परिवार के साथ किसी तरह जान बचाई। जैसे जैसे रात गहरी हो रही थी, सैनिक अंग्रेजों को ढूंढने के लिए चप्पे चप्पे को देख रहे थे। अंग्रेज अफसर टाइटलर अभी दिल्ली से 15 मील दूर पहुंचे थे कि उनके घोड़े थकान की वजह से रुक गए। उन्होंने घोड़ा बदलने की कोशिश की पर लोगों ने इनकार कर दिया। सुबह होने वाली थी। धीरे धीरे चलते हुए ये लोग किसी तरह करनाल तक पहुंच गए। 12 मई की सुबह तक दिल्ली अंग्रेजों से पूरी तरह से खाली हो गई थी। बादशाह जफर बहुत परेशान थे। कल रात उन्होंने 40 अंग्रेजों को पनाह दी थी और फिर एक सीक्रेट लेटर ब्रिटिश गवर्नर को आगरा भेजा था जिसमें दिल्ली के सभी हालात बताए गए थे और उनसे मदद मांगी थी। कहीं ना कहीं उन्हें महसूस हो रहा था कि शायद मुगल सल्तनत कायम करने में मदद मिले। आधी रात को उन्होंने 21 तोपों की सलामी देने की मंजूरी दे दी। आधे मन से ही सही, लेकिन जफर ने भी कहीं ना कहीं बगावत को सहमति दे दी थी। जफर को यह डर खाया जा रहा था कि उन्होंने अंग्रेजों से बचने के लिए कहीं अपने आप को किसी दूसरी मुसीबत में तो नहीं डाल लिया है। सिपाहियों की नफरत और शाही परिवार की कॉन्स्पिरेसीज ने दंगों को भयानक रूप दे दिया था। अगले एपिसोड में आप जानेंगे कि किस तरह नफरत की इस आंधी ने क्रूएलिटी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। चीफ कमांडर जनरल जॉर्ज एनसन उस समय शिमला में थे। जब वो अंबाला पहुंचा तो इस घटना को 4 दिन हो गए थे। फौज आगे नहीं जा रही थी। रेजिमेंट के पास बहुत कम गोलियां थीं और कोई दूसरा हथियार भी नहीं था। उन्हें राय दी गई कि सिपाहियों के हथियारों को जब्त कर लेना चाहिए, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और जल्द ही उनके सैनिकों ने भी बगावत का ऐलान कर दिया। 10 दिन तक वो लोग अंबाला में फंसे रहे और उसी दौरान हैजे से काफी सैनिकों की मौत हो गई। 24 मई को फील्ड फोर्स दिल्ली की तरफ रवाना हुई और 27 की रात कमांडर इन चीफ की भी मृत्यु हो गई। सिपाहियों ने नौशेरा, अंबाला पंजाब में, फिल्लौर और फिरोजेपुर, नसीराबाद, हांसी, हिसार, मुरादाबाद, आगरा, अलीगढ़, इटावा, मैनपुरी और एटा तक बगावत का ऐलान कर दिया।
बहादुर शाह जफर की मुगल सल्तनत पूरे उत्तरी भारत के हिंदू और मुसलमान, जिसमें हर स्टेटस के लोग शामिल थे, उनकी इच्छाओं का सेंटर बन गई। सारे बागी सिपाही अपने ही मालिकों के खिलाफ खड़े हो गए, लेकिन उन्होंने बिना खून खराबे ऐलान कर दिया कि उन्होंने दिल्ली के बादशाह की सल्तनत को स्वीकार कर लिया है और वो अंग्रेजों की नौकरी से आजाद हैं, और दिल्ली की तरफ रवाना हो गए। अंग्रेजों के सभी अफसर जैसे विल्सन, हेविट आदि ने बागी सैनिकों के हथियार 13 मई की सुबह ही ले लिए थे। 12 मई को एडवर्ड्स ने जॉन लॉरेंस को खत लिखा कि ये बगावत सिर्फ बातों से खत्म नहीं होगी, इसको स्ट्रिक्टली कुचलना पड़ेगा। उन्होंने एक शक्तिशाली सैनिक स्क्वाड तैयार किया ताकि जहां भी बगावत हो उसे भेजा जा सके। ऑफिसर जॉन निकलसन ने औरतों और बच्चों के कातिलों को भारी सजा देने का प्रपोजल रखा, जिसे एडवर्ड्स ने नहीं माना। निकलसन काफी क्रूअल था। उसने खुद अपने हाथों से एक कबीले के सरदार का सर काट दिया था और उसे अपनी टेबल पर रखता था। हिंदुओं से उसे बहुत नफरत थी। उसमें क्रिश्चियनिटी को फैलाने का ऑब्सेशन था। वो जहां भी बागी सिपाही देखता, उनके हथियार छीन लेता और उनके लीडर्स को सूली पर चढ़ा देता। उसके बारे में फेमस था कि वो कभी किसी को गिरफ्तार नहीं करता, बल्कि डायरेक्ट उन्हें सूली पर चढ़ा देता था। इस मुश्किल समय में अंग्रेजों को ऐसे ही अफसरों की जरूरत थी। ऐसा ही एक और क्रेजी अफसर था विलियम हॉडसन। वो एक पोप का बेटा था, पर उसका सपना सिपाही बनने का था। वो कमाल का तलवारबाज था। अंग्रेजों ने उसके ऑब्सेशन का फायदा उठाने के लिए उसे असिस्टेंट क्वार्टर मास्टर जनरल बना दिया गया। उसका काम था वो सिख घुड़सवार सैनिकों के साथ मेरठ जाए और अंग्रेजी रेजिमेंट से कांटेक्ट करे। 21 मई की रात को चल के सुबह वो मेरठ पहुंच गया और फिर वहां से युद्ध करता हुआ करनाल पहुंच गया। इस बीच अगर हॉडसन के साथ कोई बागी लग जाता, वो उन्हें तुरंत गोली मार देता। इतना ही नहीं, जासूसी के क्षेत्र में भी वो बहुत माहिर था। उसने एक मौलवी रजब अली को अपने असिस्टेंट के रूप में अपॉइंट कर लिया था, जिसने दिल्ली पहुंचकर जासूसी का जाल बिछा दिया, जिसमें बड़े बड़े हिंदू साहूकार, अंग्रेजों के सपोर्टर, मुगलों और हरियाणा रेजिमेंट के ब्रिगेडियर गौरी शंकर सुकुल के साथ ही दिल्ली गैजेट के सब एडिटर को भी अपने जासूसियों में शामिल कर दिया था। ये सब उन्हें फौजी कार्रवाइयों की सूचना देते थे। चालाक रजब ने जीनत महल से भी कांटेक्ट कर लिया था और जल्दी ही जफर के प्रधानमंत्री एहसानुल्लाह खान और मिर्जा फखरू के ससुर मिर्जा इलाही बख्श भी अंग्रेजों के जासूस बन गए। इतना ही नहीं, रेसिडेंसी का अमीर मुंशी जीवनलाल, जो अपने तहखाने में बंद था, अंग्रेजों का सबसे बड़ा जासूस बन गया था। मुंशी जीवनलाल फकीरों और साधुओं के कपड़ों की तह में रख खतों को बाहर पहुंचाता था, जिसमें तोपों को रखने की जगह सैनिकों के पास हथियारों की सूचना, पानी की कमी, गोलियों की कमी, सिपाहियों के झगड़ों आदि के बारे में सूचनाएं होती थीं, और ये भी निर्देश होते थे कि अंग्रेजों को कहां और किस तरह गोलीबारी करनी चाहिए। जबकि बागियों की फौज को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अंग्रेज फौज कितनी है और कहां है। उनके पास ऐसा कोई भी जासूस नहीं था कि जिसकी बात पर भरोसा किया जा सके। 12 मई को जफर ने अपने रुतबे को दिखाने के लिए एक विशाल जुलूस निकाला, लेकिन दिल्ली की सब सड़कें पूरी तरह से खाली थीं। पिछले दिनों लगी आग से दिल्ली अभी भी जल रही थी। सबसे ज्यादा बुरा व्यवहार कपड़ा व्यापारियों, जौहरियों, हलवाइयों, बनियों और साहूकारों के साथ हुआ था। उन लोगों के घर और दुकानें लूट ली गई थीं। तवायफों का भी बहुत बुरा हाल था। बागियों ने बादशाह का बर्फ खाना भी लूट लिया था। हजारों सिपाहियों ने इस मौके का फायदा उठाकर अपनी जेबों को भरा और दिल्ली के लोगों को जी भर के लूटा था। सभी लोग बादशाह से बागियों के खिलाफ शिकायत कर रहे थे और रहम की भीख मांग रहे थे। बादशाह ने लूटपाट खत्म करने का आदेश जारी किया और कहा था कि अगर कोई भी बागी इस आदेश के खिलाफ काम करे तो उसकी रिपोर्ट की जाए। जब इससे भी कुछ असर नहीं हुआ तो दरबार ने फैसला लिया कि बादशाह सलामत अपनी ताकत को दिखाने के लिए एक जुलूस निकालें, जिसमें वो हाथी पर बैठें और उनके पीछे मिर्जा जमा बख्त भी हों, साथ में कुछ पैदल सिपाही, कुछ तोपें, उनके शाही कमांडों और संगीतकारों का एक दल हो। दिल्ली की लूटी हुई सड़कों पर शायद ये शक्ति प्रदर्शन का जुलूस गुजरे तो शहर में शांति हो। आखिरकार जुलूस निकाला गया और ऐलान किया गया कि हिंदुस्तान फिर से बादशाह सलामत के कब्जे में है। अब लूटमार बंद हो जानी चाहिए। मिर्जा मुगल ने भी ऐलान किया कि अगर कोई लूटमार करता हुआ पकड़ा गया तो उसके नाक कान काट दिए जाएंगे। जफर को 21 तोपों की सलामी दी गई। यह जुलूस जहां से गुजर रहा था, जफर लोगों की फरियाद सुन रहे थे। बादशाह जफर ने आदेश जारी किया कि सभी सूबेदार अपने अपने सिपाहियों को कंट्रोल में रखें और उन्हें लूटमार करने से रोकें। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो ये बादशाह की शान के खिलाफ होगा।
दिल्ली की जनता भूख से मर रही थी, दुकानें बंद हो गई थीं और कारखानों में लोगों ने आना बंद कर दिया। बादशाह सबसे पहले दिल्ली में चारों तरफ लगी हुई आग को बुझाना चाहते थे। जगह जगह घर जल रहे थे, कोयले और बारूद का ढेर लग रहा था। करीब 8,000 बागी दिल्ली में इकट्ठे हो गए थे, जो रोज भांग, लड्डू, पेड़े, पूड़ी कचौड़ी खाते और आराम की नींद सोते। उन्होंने पूरी दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। दिल्ली का हाल अंधेर नगरी चौपट राजा की तरह हो गया था। दिल्ली के लोग चाहते थे कि एडमिनिस्ट्रेशन ऐसे लोगों के हाथ में आ जाए जो उनकी सेफ्टी करने के लायक हों। इस बगावत का सबसे ज्यादा स्वागत जफर के शहजादों ने किया था। मिर्जा खिजिर सुल्तान जफर के नवे बेटे एक अच्छे शायर होने के साथ ही अच्छे निशानेबाज भी थे। अबू बकर मिर्जा फखरू का सबसे बड़ा बेटा और जफर का लीगल पोता था। पहले से ही अय्याश अबू बकर के मौके का फायदा उठाकर जी भर के अय्याशी शुरू कर दी। उसकी बदचलनी, शराब पीकर नौकरों से मारपीट आदि की शिकायतें जफर के दरबार में आए दिन आने लगीं। तीसरा शहजादा जफर का 11वां बेटा था और उसकी शादी मिर्जा फखरू की बेटी से हुई थी। चौथा बागी मिर्जा अब्दुल्ला भी जफर का पोता था, लेकिन मिर्जा फखरू के मरने के बाद 5वें शहजादे मिर्जा मुगल को बेगम के संरक्षण के कारण बाकी शहजादों से ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई थी। यहां तक कि 12 मई की सुबह उन्हें कमांडर इन चीफ का पद दे दिया गया। मिर्जा मुगल ने बागी सिपाहियों से बहुत जल्दी कांटेक्ट बना लिया। उन्होंने फौज की कमान और शहर का प्रशासन दोनों अपने हाथों में ले लिया और सिपाहियों से वादा किया कि उन्हें तनख्वाह मिलेगी और उन्हें शहर के बाजार और हवेलियों में जहां लूटमार मची हुई थी रोकने के लिए भेजा गया। उन्होंने इसे रोकने के लिए फौज को कड़ाई से आदेश दिया कि बिना अनुमति पत्र के वो किसी के घर में तलाशी नहीं ले सकते। उसने जफर की तस्वीर के साथ फिर से सिक्के बनाए गए और इस तरह बादशाह को भी काबू करने की कोशिश की। जीनत महल और जमा बख्त जफर के फैसले पर नाराज थे। ये पहला मौका था जब जीनत महल ने उनकी इच्छा के अगेंस्ट काम किया था। जीनत महल सोचती थीं कि अंग्रेज वापस आकर सिपाहियों को बाहर निकालेंगे और अगर वो वफादारी दिखाएंगे तो शायद उनके बेटे को जफर की जगह दे दी जाए। इसलिए जब मिर्जा मुगल को कमांडर इन चीफ बनाया गया तो उन्होंने जमा बख्त को बस वजीर बनाया और बागियों से दूर रखा। बगावत के 5वें दिन सारे सिपाहियों ने दरबार में एक खत पेश किया जिसमें लिखा था कि अंग्रेज फौरन शहर में आए। हम वादा करते हैं कि अगर जमा बख्त को वली अहद मान लिया जाए तो हम सभी बागियों को उनके हवाले कर देंगे। बागियों को समझाने की कोशिश करी गई कि ये खत नकली है, लेकिन उन्होंने विश्वास नहीं किया और उन्होंने उन सब कैदियों को बुलवाया जिन्हें जफर ने लाहौरी दरवाजे की तरफ से किले के बावर्ची खाने के पास छुपा रखा था। बादशाह एक कठपुतली की तरह चुपचाप खड़े थे। फिर उन्होंने सिपाहियों को आदेश दिया कि वो हिंदू और मुसलमान दोनों के अलग अलग ग्रुप बना लें और अपने अपने धार्मिक गुरुओं से पूछें कि क्या धर्म में बेबस औरतों और बच्चों को कष्ट देने की इजाजत है। बादशाह ने उन्हें इजाजत देने से इनकार कर दिया। क्रूएल बागियों ने कैदियों पर बंदूकें चलानी शुरू कर दी और फिर उनकी लाशें नदी में फेंकवा दी। इस घटना से मुसलमान और हिंदू दोनों ही बहुत नाराज हो गए। एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर के कारण हर रेजिमेंट अलग अलग तरीके से रिवॉल्ट कर रही थी। वो सिर्फ अपने सूबेदार का ऑर्डर मानती थी पर किसी दूसरे ऑफिसर का आदेश मानने के लिए तैयार नहीं थी। मिर्जा मुगल को भी कुछ ज्यादा कामयाबी नहीं मिल पाई थी। सिपाही लूटमार करने के बाद बंटवारे के लिए आपस में ही लड़ते थे। हर स्टेटस के लोग इन विद्रोहियों से परेशान हो गए थे। गरीब लोग भूखे मर रहे थे और साहूकार छुप कर बैठे हुए थे। इन सबको कंट्रोल करने के लिए एक स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत थी। सिपाहियों ने सूबेदारों के आदेश को भी मानने से इनकार करना शुरू कर दिया था। आखिरकार जफर ने धमकी दी कि अगर लूटमार बंद नहीं की गई तो वो शहर को छोड़कर मक्का चले जाएंगे। 19 मई को हालात और भी खराब हो गए। एक मौलवी ने जिहाद का झंडा जामा मस्जिद में लगा दिया। 20 मई को यह सूचना आई कि दिल्ली फील्ड कोर्स अंबाला में जमा हो रही है। जफर ने फौरन झंडा हटाने का आदेश दिया, लेकिन मौलवी साहब ने किले में आकर जफर से कहा कि सारे हिंदू अंग्रेजों से मिले हुए हैं, उनके खिलाफ जिहाद करना जायज है। जफर ने कहा कि हिंदू और मुस्लिम दोनों उनके लिए बराबर हैं। अगर जिहाद होगा तो केवल अंग्रेजों के खिलाफ होगा। स्थिति लगातार बिगड़ रही थी। अगले एपिसोड में आप जानेंगे कि दिल्ली के हालात किस तरह बद से बदतर होते जा रहे थे। 23 मई को फटे हुए कपड़ों में थियोफिलस मैटकॉफ ब्रिटिश कैंप पहुंचे। थियो ने बताया कि अंग्रेजी फौज के आने के बाद सब कुछ ठीक हो जाने की उम्मीद में वो वहीं छुपा हुआ था। उसने मुनीउद्दीन को मदद का संदेश भिजवाया, पर उन्होंने उसे अपने घर में शरण देने के लिए मना कर दिया, क्योंकि उसका कहना था कि अगर वो ऐसा करेगा तो दिल्ली पर बादशाह उस पर हमला कर सकता था।
लेकिन उसने थियो को भागने में मदद करी और एक दिन अंधेरे का फायदा उठाकर थियो हांसी की तरफ रवाना हो गया। फिर वहां से करनाल और फिर बिना रुके सीधा ब्रिटिश कैंप पहुंच गया। थियो किसी भी हाल में बागियों से रिवेंज लेना चाहता था। उसने कमांडर इन चीफ के रूप में दिल्ली की फौज के साथ दिल्ली जाने की इजाजत मांगी और हुकूमत को विश्वास दिलाया कि वो दिल्ली के जियोग्राफिकल स्टेटस को अच्छी तरह से जानता है और बिना डर वहां जाने के लिए रेडी है। जल्दी ही उसकी इस रिक्वेस्ट को मान लिया गया। पूरे हिंदुस्तान में रिफ्यूजी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। ब्रिगेडियर जनरल गौरीशंकर की लीडरशिप में कुछ बागी सिपाहियों और मेवाती के लोगों ने मिलकर बगावत कर दी थी और कलेक्टर का कत्ल करके सारा खजाना लूटकर जफर की फौज में शामिल होने दिल्ली चले आए थे। दूसरी तरफ एडवर्ड यमुना को पार करने के लिए कोई सेफ प्लेस ढूंढ रहा था, लेकिन काफी स्ट्रगल करने के बाद उसे एक जगह तो मिली, लेकिन वहां भी पानी उतना कम नहीं था जितना उसने सोचा था। हथियारों के नाम पर उसके पास सिर्फ 2 पुरानी तलवार थी। आगे बढ़ते हुए उसने दिल्ली से भागे कुछ और लोगों का एक ग्रुप मिल गया, लेकिन थोड़ी ही देर बाद हाथों में हथौड़े लिए गुर्जरों ने उसे घेर लिया, उसके हथियार छीनकर उसे लूट लिया। करीब 1 हफ्ते की कड़ी मशक्कत के बाद 80 साल के फ्रेंस गॉडविल कोहान नाम के फारसी के शायर ने उसका स्वागत किया। उसे पहनने के लिए नए कपड़े दिए और एक बचाव दल के साथ उसे छावनी पहुंचा दिया। 27 मई की शाम को जनरल विल्सन ने बागियों का पीछा करने के लिए बहुत सी बैलगाड़ियों का इंतजाम कर लिया। उसकी फौज में 1000 सिपाही, 50 घुड़सवार और 6 तोपें थीं। उन्हें अपनी फौज के साथ अलीपुर जाना था और फिर दक्षिण की तरफ जाने वाली फील्ड फोर्स के साथ मिलना था। दूसरी तरफ बादशाह ने मिर्जा अबू बकर को घुड़सवार पलटन का कमांडर बना दिया था। उसने हर जगह लूटपाट मचा दी और बागियों के लीडर अमीर नवाब के साथ मिलकर सिविल लाइंस के हर घर को लूटा और वहां रहने वाले आदमियों के साथ बुरा व्यवहार किया, जिसके कारण कुछ समय के लिए अबू बकर को कमांडर के पद से हटा दिया गया। लेकिन जब जफर को पता चला कि वो अंग्रेज के खिलाफ मेरठ जाना चाहता है, तो उन्होंने उसे तुरंत इजाजत दे दी और कहा वो फौरन मेरठ की तरफ जाए और जितनी जल्दी हो सके उनकी तोपों पर कब्जा करके दिल्ली वापस आ जाए। 25 मई को अबू बकर घुड़सवार सैनिकों, तोपों और सिपाहियों की एक बड़ी सेना लेकर मेरठ की तरफ चल पड़ा। 30 मई को हिंडन नदी के पास अंग्रेजों द्वारा बनाए गए लोहे के पुल पर 4 बजे दोनों फौज आमने सामने आ खड़ी हुई। अंग्रेजों ने पहले तो बागियों को पीछे हटा दिया, लेकिन अगले दिन 1 बजे दोपहर में वो फिर वापस आ गए और अंग्रेजों पर जबरदस्त हमलावर हुए। लेकिन जब मिर्जा मुगल गोलीबारी से डर के सेना के बिल्कुल पीछे चला गया तो फौज में भगदड़ मच गई और दिल्ली में जैसे ही ये खबर पहुंची कि उनकी फौज हार गई है, किले के सभी दरवाजे बंद कर लिए गए, जिसके कारण बागियों द्वारा यमुना का पुल जल्दी पार करने की कोशिश में टूट गया और 200 बागियों की डूबकर मृत्यु हो गई। वैसे तो विल्सन ने ये लड़ाई जीत ली थी, लेकिन उसके भी काफी सिपाही मारे गए थे। इसलिए अगले दिन गोरखा रेजिमेंट और सुरंग खोदने वालों का एक स्क्वाड उनकी हेल्प के लिए वहां पहुंच गया। फील्ड फोर्स ग्रैंड ट्रंक रोड पर बेशुमार हिंदुस्तानियों का कत्ल करते हुए आगे बढ़ रही थी। 7 जून को जनरल विल्सन अपनी फौज के साथ जनरल बर्नार्ड के नए कैंप अलीपुर पहुंचा, जो दिल्ली से 8 मील दूर था, और अपने नए कमांडर हरवी ग्रेट हेड से मिला। इस बीच सियालकोट में भी बगावत शुरू हो गई थी। एडवर्ड को ऑर्डर दिया गया कि वो थियो के साथ दिल्ली फील्ड फोर्स में शामिल हो जाए। दिल्ली की फील्ड फोर्स के अलीपुर कैंप में विलियम हॉडसन और उसका खास जासूस रजब अली भी था और वहां दिल्ली की तरफ से आने वाली सीक्रेट खबरों को इकट्ठा किया जा रहा था। 8 जून को रात के 1 बजे फील्ड फोर्स ने आगे बढ़ना शुरू कर दिया। हॉडसन के द्वारा ही सेना को ये खबर मिली थी कि बदली सराय में बागियों ने काफी मजबूत किलेबंदी की है। दिल्ली की दीवारों को मजबूत बनाने के लिए मजदूर लगा दिए गए थे। अरावली पहाड़ियों की सीमा पर जगह जगह तोप लगा दी गई थी। खाइयों को बनाया जा रहा था। मिर्जा मुगल ने ग्रैंड ट्रंक सड़क पर एक बहुत मजबूत डिफेंसिव फोर्ट बना दिया था। नॉर्थ की तरफ से आने वाले सभी लोगों के लिए रास्ता बंद हो गया था। ये मुकाबला करने के लिए सबसे अच्छी जगह थी, क्योंकि इसके दोनों तरफ दलदल था। 6 जून को 6 बजे सैनिकों को तोपों के पीछे तैनात कर दिया गया। सभी सिपाहियों को काजू बादाम और मिठाइयां बांटी गईं। रात 1 बजे अंग्रेजी फौजियों ने आगे बढ़ना शुरू किया। 3 घंटे की मार्च के बाद उन्हें बागी नजर आने लगे। अचानक अंग्रेजों के ऊपर एक गोला गिरा और फिर गोलियों की लगातार बौछार शुरू हो गई। अंग्रेजी सेना ठीक तोपों के सामने थी, इसलिए उन्हें तुरंत लेट जाने का हुक्म दिया गया। गोले उनके सर के ऊपर से जा रहे थे। रेजिमेंट को तोपों पर हमला करने का हुक्म मिला, लेकिन अंग्रेजी सिपाही लगातार बागियों की गोलियों से जख्मी होकर गिरने लगे।
लेकिन आखिरकार अंग्रेजी फौज ने बागियों की तोपों और हथियारों पर कब्जा कर लिया। सुबह 8 बजे तक लड़ाई समाप्त हो गई। सभी सैनिक तेजी से शहर की तरफ भागने लगे। उन्होंने कश्मीरी, काबुली और लाहौरी दरवाजे के अंदर भागते समय किले के दरवाजे खुले ही छोड़ दिए। उनकी ये भूल अंग्रेजों के लिए भाग्यशाली साबित हुई। ऑक्टर लोनी की लीडरशिप में आगे बढ़ते हुए सैनिकों ने देखा छावनी में हर तरफ कीमती फर्नीचर बिखरा हुआ था। दीवारों पर खून के धब्बे थे। मिर्जा मुगल के बनाए मोर्चे पर बिना किसी खास मुश्किल के अंग्रेजों का कब्जा हो गया। लेकिन फ्लैग स्टाफ टावर के पास अंग्रेजों को फिर बागियों का सामना करना पड़ा। यहाँ अंग्रेजों पर ट्रेमेंडसली गोलीबारी की गई, जिसमें बहुत फौजी मारे गए। लेकिन फिर भी बागियों को ही हार का मुंह देखना पड़ा। मिर्जा मुगल ने बागियों का कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए कहा, जब तक किला बादशाह के पास होता है उसे कोई नहीं हरा सकता। देखते ही देखते अंग्रेजों ने छावनी पर कब्जा कर लिया और शहर की तरफ अपनी तोप लगा दी। तभी उन्हें पता चला कि बागियों की कई कश्तियां फिर पुल की तरफ से शहर में दाखिल हो रही हैं और वो इतनी बड़ी संख्या में हैं कि वो इतने बागियों का मुकाबला नहीं कर सकते। अगले ही दिन बागियों की धुआंधार गोलीबारी शुरू हो गई और बाजी फिर पलटने लगी। अगले एपिसोड में जानेंगे कि किस तरह आपसी नफरत ने जान के बदले जान लेने को ही अपना आखिरी इंसाफ चुना। अंग्रेजों के पास तोपों की क्वांटिटी काफी कम थी, लेकिन अंग्रेजों के तोपची अच्छे शूटर थे। उन्होंने अंग्रेजी तोप ऐसी जगह रख दी थी जहां से वो लगातार किले के अंदर गोले फेंक रही थी। इन गोलों से काफी डैमेज हो रहा था। बादशाह खुद इन गोलों से बाल बाल बचे थे। इस मुश्किल की घड़ी में 14 जून को अचानक उनके ट्रस्टवर्दी महबूब अली खान की भी डेथ हो गई। लोगों का कहना था कि उनको पॉइजन दिया गया था। ऑथर बताते हैं कि दिल्ली के लोग बागी सिपाहियों की लूटमार और अंग्रेजों की गोलाबारी के बीच खुद को ट्रैप्ड फील कर रहे थे। पोस्टल डिपार्टमेंट बर्बाद हो गया था। शहर के सफाई कर्मचारी खाइयां बनाने और बंद करने के कामों पर लगा दिए गए थे। सड़कों पर मरे हुए ऊंट सड़ रहे थे। बिजनेस पूरी तरह से बंद था। हर चीज की कीमत आसमान छू रही थी। साथ ही इससे बचने के लिए जो भी शहर के बाहर जाने की कोशिश करता, गुर्जर उसे लूट लेते थे। जफर के पास बहुत से लोगों की कंप्लेंट्स आई थीं। अंग्रेजों की वापसी के 2 हफ्तों के अंदर ही बागी फौज के अंदर कई हजार सैनिक बढ़ गए थे। जालंधर, लुधियाना, नसीराबाद, हरियाणा सब जगह से बड़ी संख्या में बागी आ रहे थे। पूरे हिंदुस्तान में बंगाल की फौज के 1,29,000 सिपाहियों में से 7,796 सिपाहियों को छोड़कर सबने कंपनी के खिलाफ बगावत कर दी थी। उनमें से आधे दिल्ली में थे और आधे दिल्ली के लिए रवाना हो चुके थे। अंग्रेजों का मेरठ से खबरों और सामान को भेजने और मंगवाने का सिलसिला भी बंद हो गया था। अंग्रेजों की प्रॉब्लम्स को और बढ़ाने के लिए आजाद जिहादी भी दिल्ली पहुंच गए थे, जैसे वहाबी मौलवी, जंगजू नक्शबंदी, फकीर और बड़ी संख्या में ऑर्थोडॉक्स मुसलमान वीवर्स और दूसरे मजदूरी करने वाले लोग। ये सब दुश्मनों को हिंदुस्तान से बाहर भेजना चाहते थे, लेकिन जिहादियों और सैनिकों में काफी डिफरेंसेस थे। वो एक दूसरे से ही लड़ाई करते, यहाँ तक कि मस्जिद के अंदर और बाहर जाने वालों की तलाशी ली जाती। दिल्ली के ज्यादातर लोग इन क्रूअल और बदतमीज बागी सिपाहियों से तंग आ चुके थे। उन्हें रिजिड, हार्डकोर और ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम्स का अपने शहर में स्वागत करने में इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि उनका बिहेवियर दिल्ली के हिंदुओं के साथ बिल्कुल भी फ्रेंडली नहीं था। जबकि दिल्ली की नोबेल पब्लिक हिंदू मुस्लिम एकता को बहुत इंपॉर्टेंस देती थी। उन्हें पता था कि जिहाद के नाम पर सिर्फ लूट मार की जा रही है। फौजी स्क्वाड में हिंदू और मुसलमान दोनों शामिल थे और एक दूसरे को भाइयों की तरह समझते थे। लेकिन जैसे जैसे दिल्ली में जिहादियों की संख्या बढ़ती गई, आपसी तनाव भी बढ़ने लगा। जिहादियों को यकीन था कि हिंदू अंग्रेजों के साथ हैं और क्रिश्चियंस की मदद कर रहे हैं। लड़ाई में लगातार नए बागी शामिल हो रहे थे, लेकिन उनमें सही स्ट्रेटेजी बनाकर युद्ध करने की कमी थी। इसी वीकनेस की वजह से वो शहर का एडमिनिस्ट्रेशन भी ठीक नहीं कर पाए थे। उनकी बिना चतुराई और यूनिटी के लड़ाई करने की कोशिश नाकाम रही थी। सही स्ट्रेटेजी न होने के कारण गोरखा सैनिक बार बार बागियों को पीछे धकेल देते थे, लेकिन अगले दिन फिर बागी वहां पहुंच जाते। दोनों तरफ से सैनिक अंग्रेजों ने ही ट्रेन किए थे, इसलिए लग रहा था कि लड़ाई टीचर और स्टूडेंट के बीच है। इन हमलों से अंग्रेजों को ज्यादा नुकसान नहीं हो रहा था, जबकि वो क्वांटिटी में बागियों से कम थे। ये बागी उन्हें केवल भयंकर गर्मी में बाहर निकलकर लड़ने के लिए मजबूर करने में ही सफल हुए थे और इससे कोई बड़ा लॉस नहीं कर पाए थे। अंग्रेजों ने बागियों को किसी बड़े फौजी मुकाबले के मैनेजमेंट के बारे में कुछ सिखाया नहीं था। उन्हें रोज वही जगह फिर जीतनी पड़ती थी जिसे वो कल जीत चुके होते थे। दूसरी तरफ सिपाहियों के मरने से भी बागियों को कोई परेशानी नहीं थी, क्योंकि रोज नए बागी आने से उनकी क्वांटिटी फिर इंक्रीज हो जाती थी।
लेकिन घेराबंदी के जून से जुलाई तक खिंच जाने के कारण बागियों का उत्साह कम होता जा रहा था। कई सिपाही लड़ाई छोड़ के मजार के अंदर छुप गए थे। दूसरी तरफ अंग्रेज जो यहाँ आए तो घेराबंदी करने थे, लेकिन सिपाहियों की कमी के कारण पूरे शहर को घेर नहीं पाए थे। वो ज्यादा देर यहाँ नहीं ठहर सकते थे, क्योंकि उनके पास केवल 4000 सिपाही थे, जबकि बागियों के पास 20,000, जिनकी संख्या रोज बढ़ भी रही थी। अंग्रेजों के पास खाने पीने की चीजों की कमी नहीं थी, फिर भी वो काफी बुरा समय देख रहे थे। उन पर रोज हमले होते थे और सर छुपाने के लिए कोई जगह नहीं थी। लू और गर्मी से सिपाही मर रहे थे और चट्टानों पर कब्रें खोदना काफी मुश्किल था। सिपाहियों की सड़ती लाशों से भयंकर बदबू आ रही थी, जिसके कारण मक्खियों की प्रॉब्लम बहुत बढ़ गई थी। बारिश के बाद ये सिचुएशन और भी खराब हो गई। कैंप स्वैम्प बन गया था। हैजा तेजी से फैल रहा था। इन्फेक्शंस के कारण मैक्सिमम सिपाहियों के हाथ और पैर काटने पड़े थे। बिच्छू और सांप भी बाहर आ गए थे। जब बारिशें और तेज हुईं, तब अंग्रेजों के अरेंजमेंट ठीक होने लगे थे। लेकिन अब अंग्रेज गोलियों से ज्यादा हैजे से मर रहे थे। अंग्रेजी फौज को कमांड करने के लिए कोई अफसर नहीं बचा था। जब विल्सन को फौज का चार्ज दिया गया, तब विल्सन ने बिना प्लान लगातार जवाबी हमला करने में कमी कर दी। 5 दिन बाद उसने प्रोटेक्शन अरेंजमेंट्स को स्ट्रॉन्ग किया और अपनी हाल्ट की जगह के पास बने यमुना के पुल को गिरा दिया, ताकि वहां से उन पर हमला न हो सके। विल्सन ने सर जॉन लॉरेंस को वहां की सेंसिटिव और डेंजरस सिचुएशन की रिपोर्ट दी और तुरंत मदद मांगी। 1 जुलाई को ब्रिटिश सरकार की सोच से भी परे अनगिनत बागी सैनिक कश्तियों के पुल से होते हुए शहर में आ गए, जिनमें कम से कम 4 रेजिमेंट पैदल सिपाहियों की थी, 700 घुड़सवार, 14 हाथी, 300 घोड़े, 1000 बैलगाड़ियां, हथियार, रसद और 4 लाख का खजाना भी था। ये सब जीनत महल के पिता नवाब कुरली खान ने बरेली से भेजे थे। इनमें 2 मशहूर लोग भी थे। एक बरेली फौज का जनरल बख्त खान, जिसे ऐसी लड़ाइयों का एक्सपीरियंस था। दूसरा इस्लामी उपदेशक मौलवी सरफराज अली, जो मुजाहिदीन के इमाम थे। बख्त खान ने शहर के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ही साथ युद्ध के रूल्स को भी ठीक करने की कोशिश की। उसने सैनिकों को शाही खजाने से तनख्वाह दिलाने की अरेंजमेंट की और कोतवाल को इंस्ट्रक्शंस दिया कि लूटमार करने वालों को अरेस्ट कर लिया जाए। फिर किले के सिपाहियों को बाहर निकालकर कैंप में ठहरा दिया गया और आदेश जारी किया गया कि सभी दुकानदार अपने साथ हथियार रखें, कोई भी बिना हथियार घर के बाहर न निकले। अगर कोई सिपाही रॉबरी करते हुए पकड़ा जाएगा तो उसका हाथ काट दिया जाएगा। अगर किसी के पास चोरी के हथियार हों तो फौरन हथियार खाने में जमा करा दें, वरना सख्त सजा दी जाएगी। सारे शहजादों को फौजी ड्यूटी से हटा दिया गया और सभी सिपाहियों को सुबह सुबह परेड करने का ऑर्डर दिया गया। उन्हें अजमेरी दरवाजे पर परेड कराया गया और जनरल ने सभी सैनिकों से बात भी करके खबरदार किया कि कोई शहर के लोगों को न लूटे न तंग करे। बख्त खान का मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन भी अच्छा था। उसने फौज को 3 भागों में बांट दिया और उनका ऐसा प्लेसमेंट किया कि टर्न बाय टर्न सैनिक डेली बिना थके लड़ते रहें। इन सब बातों ने असर दिखाया। 9 जुलाई को बागियों ने अंग्रेजों पर हमला किया, जिसमें उन्होंने बिल्कुल वही कपड़े पहने थे जो अंग्रेजों के सिपाहियों ने पहने थे, जिसके कारण बागी अंग्रेजों के कैंप के बिल्कुल अंदर तक आराम से चले गए। उनकी सेफ्टी अरेंजमेंट्स को ब्रेक करने में कामयाब हो गए। उन्होंने उनके आर्टिलरी मैन को भी मार डाला और फिर उन्होंने ब्रिटिश फौज पर राइट साइड से हमला कर दिया और उन्हें चट्टान की ढलान पर ले गए, जहां अंग्रेजों के पास छिपने की कोई जगह नहीं थी और बागी आसानी से अपनी बंदूकों से उनको निशाना बना रहे थे। बख्त खान और उसके जिहादियों ने वेस्ट से हमला करके अंग्रेजों की घेराबंदी को तोड़ दिया। 9 जुलाई का ये हमला सबसे कामयाब हमला था, जिससे शहर और किले के लोगों के दिल में उम्मीदें बढ़ गई थीं। लेकिन अंग्रेज अभी भी रिज पर ही जमे हुए थे, इसलिए लोगों का विश्वास बख्त खान से उठने लगा। उसकी कट्टरता के कारण सिपाही भी उसको पसंद नहीं करते थे। उसके खिलाफ काफी शिकायतें होने लगीं। आखिरकार जुलाई में उसे अपने पद से हटा दिया गया और सीमा का एडमिनिस्ट्रेशन मिर्जा मुगल के हाथ में चला गया। अंग्रेज इस खबर से बहुत खुश हुए। बकरा ईद आने वाली थी। उलेमाओं ने गाय की कुर्बानी करने की बात की थी, इसलिए जफर ने शहर की गायों को बचाने के लिए उनका रजिस्ट्रेशन करवा दिया। गाय को अपने घर रखने वाले मुसलमानों के नाम लिखे गए और उन सभी गायों की लिस्ट बनाई गई जो मुसलमानों के घरों में पल रही थीं। जफर निराशा से इतना भर गए थे कि उन्होंने अंग्रेजों को सुलह करने का आमंत्रण भी दिया, पर तब तक काफी देर हो चुकी थी। आखिरकार वो दिन आ गया जिसका डर था। घेराबंदी करने के लिए फिरोजपुर में तोपों से लदी गाड़ियों की कतार ग्रैंड टैंक रोड से चल पड़ी। तेज रफ्तार सिपाहियों का स्क्वाड कुछ ही दिनों में फील्ड फोर्स की मदद के लिए पहुंचने वाला था। फौज को जॉन निकलसन लीड कर रहे थे।
अंग्रेज अफसरों के मन में बदले की आग इस कदर बढ़ गई कि वो अपने बदले की आग को फैलने से रोक नहीं पा रहे थे। अगले एपिसोड में जानेंगे कि किस तरह से नफरत उन्हें आगे बढ़ने के लिए हिम्मत दे रही थी। ऑथर विलियम के अकॉर्डिंग 14 अगस्त को ब्रिगेडियर जनरल जॉन निकलसन दिल्ली पहुंचे। उनके साथ 1000 ब्रिटिश सिपाही, 600 घुड़सवार, 1600 सिपाही और 1 तोपचियों का दस्ता भी था। अब अंग्रेजों की सेना दोगुनी हो गई थी और निकलसन के होने के कारण दिल्ली फील्ड पोस्ट पर बड़ा इन्फ्लुएंस पड़ा था। इस समय अंग्रेजी सेना को निकलसन की रिलीजियस रिजिडनेस और क्रुएलिटी सभी की जरूरत थी। रोजाना हमले करने से सिपाही थक चुके थे। लखनऊ से भी घेराबंदी और सुरक्षा लीडर सर हेनरी लॉरेंस की मौत, सिक्योरिटी फोर्सेस और औरतों के मैसेकर की खबरें आ रही थीं। आर्मी को कमांड करने के लिए उनके पास सिर्फ बूढ़े जनरल्स थे, इसलिए निकलसन का आना सैनिकों का कॉन्फिडेंस बढ़ा रहा था। बाकी सिपाहियों से उनकी नफरत की कोई सीमा नहीं थी। उसे इंतकाम के मसीहा के रूप में देखा जाता था। सभी अंग्रेज उसे वॉर हीरो मानते थे। निकलसन ने बिना देर किए सुबह से ही इंस्पेक्शन करना शुरू कर दिया। उसने सभी वॉर फ्रंट्स को देखा और शहर पर कब्जा करने के लिए दिमाग में प्लान बनाने लगा। निकलसन को किसी का ऑर्डर मानने की आदत नहीं थी। विल्सन को वो बेकार जनरल समझता था, लेकिन विल्सन की प्लानिंग की सबसे पहले रिज की पूरी सुरक्षा व्यवस्था होगी, फिर घेराबंदी गाड़ियों का इंतजार किया जाएगा। सही साबित हो रही थी। बागियों के हमले कम हो गए थे। जब भी बागियों की कोई नई टोली कश्तियों का पुल पार करके आती तो उन्हें सबसे पहले रिज पर हमला करने का आदेश दिया जाता और उसके बाद फौज में भर्ती की जाती। इसी तरह जब राजस्थान के सिपाही की एक रेजिमेंट कई हजार लोगों के साथ आई, उनके पास 10 मैदानी तोपें और 3 छोटी गोला फेंकने वाली तोपें थीं। उन्होंने रिज पर हमला किया। हमला पूरी रात और अगले दिन 2 बजे तक चलता रहा। बागियों के 1000 सिपाही मारे गए, जबकि अंग्रेजी सेना में जख्मी और मुर्दा मिलाकर सिर्फ 46 लोगों का लॉस हुआ था। फिर भी बागी सिपाही रोज हारने के बाद वापस आ जाते थे। निकलसन के आने के कारण अंग्रेजों की विल पावर बढ़ती जा रही थी। वो इतने रिलैक्स थे कि कुछ अंग्रेजी सैनिकों ने तो यमुना की लहरों में फिशिंग करना भी शुरू कर दिया था। इतना ही नहीं, कुछ लोग फुटबॉल और क्रिकेट खेलते भी नजर आने लगे थे। अब खाना भी इनफ क्वांटिटी में मिलने लगा था। अंग्रेज समर्थक राजाओं द्वारा पूरा प्रोविजन भेजा जाता था। बारिश कम हो गई थी, चारों तरफ हरियाली थी, लेकिन अंग्रेजों के दिमाग में रिवेंज लेने के सिवा कुछ भी नहीं था। हर जगह के अंग्रेज अपने बीवी बच्चों के साथ हुए जुल्म का बदला लेना चाहते थे। इंतकाम लेने का ये हक उन्हें बाइबिल में भी मिला था। दिल्ली के बागी इस बात से अनजान थे कि वे रिज के पीछे से हमला करके अंग्रेजों को आसानी से हरा सकते थे। बागियों की पॉलिटिकल डिफिशियंसीज एंड एडमिनिस्ट्रेटिव शॉर्टकमिंग्स ही उन्हें ले डूबी थी। उन्होंने करप्शन को स्प्रेड तो कर दिया था, लेकिन उसे कंट्रोल नहीं कर पाए थे। अंग्रेजों ने यमुना की लहर का बहाव शहर में जाने से रोक दिया। शहर में केवल वेल वाटर ही बचा था। दिल्ली के सड़कों पर बागी सिपाही भूख से बेहाल घूम रहे थे। साहूकार और दुकानदार उन्हें चीजें उधार देने से मना कर रहे थे। राजस्थान से आई हुई रेजिमेंट धमकी दे रही थी कि अगर उन्हें खाने को नहीं मिला तो वो वापस लौट जाएंगे। न खाना मौजूद था, न ही पैसा। सिपाही लगातार वापस जा रहे थे और अगस्त के पहले हफ्ते में 750 घुड़सवार और 600 जिहादी अपने घर लौट गए। जुलाई अगस्त के पूरे महीने में बेहद कोशिश करने के बाद भी पैसे का इंतजाम नहीं हो पाया। आखिरकार 7 अगस्त को मिर्जा मुगल ने शहर के बनियों और बैंकरों को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन जब इससे भी कोई फायदा नजर नहीं आया तो मिर्जा मुगल ने दुकानदारों को 5 लाख रुपए और फौज के लिए खाने के सामान की मांग की और वादा भी किया कि इन पैसों को वापस कर दिया जाएगा। लेकिन दुकानदारों ने इस आदेश को मानने से भी इनकार कर दिया। आखिर में मिर्जा मुगल इतने परेशान हो गए कि वो गड़े खजानों की तलाश में इधर उधर खुदाई करवाने लगे। पैसे के साथ साथ बारूद भी कम होता जा रहा था। ये एडमिनिस्ट्रेशन की सबसे बड़ी केयरलेसनेस थी। बगावत की स्टार्टिंग में उन्हें उत्तर भारत से हथियारों का बड़ा स्टॉक मिला था, लेकिन उन्होंने इस पर कोई पहरा नहीं लगाया, इसलिए गुर्जरों ने आकर इसे खूब लूटा। दूसरी तरफ उनकी नया बारूद बनाने की कोशिश भी नाकाम हो गई। 7 अगस्त को अंग्रेजों की तरफ से एक गोला बागियों की बारूद वाली फैक्ट्री पर गिरा और फैक्ट्री के साथ वहां काम करने वाले 500 आदमी जलकर खाक हो गए। शहर में सब अपने अपने दरवाजे बंद किए बैठे थे और कैसे भी गुजारा चलाने की कोशिश कर रहे थे। दिल्ली डिवेस्टेटेड और बर्बाद हो गई थी। शहर की जनता खुद को अनाथ फील करते हुए भुखमरी का शिकार बन गई थी। लॉ एंड ऑर्डर का बुरा हाल था। सिपाही अपनी भूख मिटाने के लिए लोगों के घरों को लूट रहे थे। बागियों के आपसी डिफरेंसेस भी अंग्रेजों के खिलाफ उनकी जीत के बीच में आ रहे थे। नीमच ब्रिगेड के अफसर ने बख्त खान पर आरोप लगा दिया था कि वो अंग्रेजों से मिल गया है।
उनके ऊपर लगे आरोप को मिटाने के लिए बख्त खां ने एक प्लान बनाया कि कुछ सिपाहियों को अजमेरी गेट की तरफ से भेजा जाए, जो देखने में लगे कि वो पश्चिम की तरफ जा रहे हैं, लेकिन जयपुर जाने की बजाय वो नजफगढ़ के पास अंग्रेजों पर हमला कर दें। 24 अगस्त को जब तेज बारिश हो गई थी और यमुना का पुल विल्सन के आदेश पर तोड़ दिया गया था, इसलिए बख्त खान ने अपनी योजना को पूरी करने के लिए जल्दी पुल की मरम्मत शुरू करवा दी। लेकिन जैसे ही सिपाही उस पर से गुजरे वो फिर टूट गया। उसे दोबारा बनाने में 24 घंटे का और समय लगा। सिपाही 3 दिन से भूखे थे, फिर भी उन्होंने आगे बढ़ना शुरू किया, जबकि वो बुरी तरह से थक गए थे। अंग्रेज इस बीच फौज को शहर के बाहर जाता हुआ देख रहे थे, लेकिन जब उन्होंने बख्त खां को भी जाते देखा तो वो तुरंत समझ गए कि ये कोई षड्यंत्र है। जॉन निकलसन को मुकाबला करने के लिए भेजा गया। उनके साथ सिपाहियों के अलावा घुड़सवार, फील्ड फोर्स और पैदल सिपाही भी थे। सबसे आगे रिवेंज लेने को पागल थियो मेटकॉफ चल रहा था। शाम 4 बजे नजफगढ़ के पास उन्हें ब्रिगेड के सिपाही नजर आए, जिन्होंने उन पर हमला कर दिया। सिपाहियों ने थियो को तलवार मारने की कोशिश करी, लेकिन वो सुरक्षित अपनी सेना में वापस पहुंच गया। पालमपुर के पास बख्त खां ने बरेली के सैनिकों के साथ डेरा डाला हुआ था। दूसरी तरफ नीमच की फौज बिल्कुल आगे थी। निकलसन चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि जब तक दुश्मन बिल्कुल पास न आए, हमला न किया जाए। अचानक लड़ाई का नारा सुनाई दिया। अंग्रेजी सेना जो सामने आता गया उसे गिराते हुए, तोपें कब्जे में लेती हुई और बागियों को तलवारों से काटते हुए बादली की सराय की तरफ बढ़ी। 4 सितंबर को ब्रिटिश कैंप में 8 मील लंबी साइड चेन बनाने के लिए झूमते हुए हाथी दाखिल हुए, जो 60 हविजटेर और मोर्टार खींच रहे थे। उनके पीछे 653 बैलगाड़ियों की लंबी कतार थी, जिन पर गोला बारूद वगैरह लदे हुए थे। कुछ तोपें इतनी बड़ी थीं कि उन्हें कई हाथी मिलकर खींचते थे। अगले दिन से अंग्रेजों ने शहर की दीवार तोड़ने के लिए तोपखाने बनाने शुरू कर दिए। उन्हें ऐसा करने से रोकने के लिए बागी सिपाही लगातार गोलीबारी करते रहे, पर 11 सितंबर को किले की दीवारों पर अंग्रेजों ने हमला कर दिया। किले की दीवारों में छेद हो गया। इस बार बागी भूख प्यास की वजह से ब्रेवरी और कॉन्फिडेंस से लड़ते रहे। अंग्रेज फौज में मरने वालों की संख्या 400 से भी ज्यादा हो गई। अगले दिन 11 बजे सुबह जनरल विल्सन ने ऐलान किया कि निकलसन की लीडरशिप में हमला किया जाएगा और दीवार के अलग अलग टूटे हिस्सों से शहर में फौज एंटर करेगी। शहर के अंदर अंग्रेजों के इस हमले को रोकने की तैयारियां हो रही थीं। दूसरी तरफ कनिंग जीनत महल अंग्रेजों से रिकॉन्सिलेशन करने के लिए सीक्रेट मीटिंग कर रही थी। सुबह 3 बजे फौज के चारों स्क्वाड पेड़ों की आड़ लेते हुए आगे बढ़ने लगे। पूरी रात चलने वाली तोपें अचानक खामोश जो हो गईं और फिर निकलसन के ऑर्डर से दिल्ली की दीवारों पर फौज की चढ़ाई शुरू हो गई। अगले एपिसोड में जानेंगे कि किस तरह शहर में चारों तरफ लाशों के ढेर लगे थे। हर मकान को लूट लिया गया था। आम लोग गुस्से और दुख में पागल हो गए थे। अंग्रेजों ने हमले के लिए एक प्लान तैयार किया, फिर प्लान के अकॉर्डिंग दिल्ली के किले पर हमला किया। फौजी सिपाही कमांडरों के सिग्नल मिलते ही सभी सिपाही गुलाब बाग से होते हुए बाग और शहर के बीच खुले मैदान में आ गए, जहां बागियों ने उन पर गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ फौजी लगातार दीवारों पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बागियों की गोलाबारी के कारण वो बार बार नीचे गिर जाते थे। अचानक एक जोरदार धमाके के साथ कश्मीरी गेट अंदर की तरफ गिर गया और 10 मिनट तक सिपाहियों और बागियों में आमने सामने का खतरनाक मुकाबला हुआ, जिसके बाद कश्मीरी गेट और मेन पोस्ट अंग्रेजों के पोजीशन में आ गई और उन्होंने उस पर अपना झंडा लहरा दिया। लेकिन बागियों ने ब्रिटिश फौज को सेंट जॉन्स चर्च के सामने हुए हमले में वापस भागने के लिए मजबूर कर दिया। निकलसन अपने बचे हुए सिपाहियों को लेकर वेस्ट की तरफ भागने लगा। वो काबुल और लाहौरी दरवाजे पर कब्जा करना चाहता था। फौज का 4th स्क्वाड मेजर रीड के हेडशिप में अपनी फिक्स्ड पोजीशन पर था। उन्हें गोरखा सिपाहियों के साथ जामा मस्जिद की तरफ से आगे बढ़ना था। अंग्रेजों के लिए शहर की सड़कों पर आगे बढ़ना काफी डिफिकल्ट था। बागियों ने उन पर जवाबी हमला कर दिया था और बख्त खान और मिर्जा मुगल की बढ़िया तैयारी का रिजल्ट ये हुआ कि अंग्रेजों को मात खानी पड़ी। थियो का स्क्वाड शहर के काफी अंदर पहुंच गया था। जब वो जामा मस्जिद के उत्तरी दरवाजे पर पहुंचे, उन्हें ख्याल आया कि वो दरवाजा उड़ाने के लिए एक्सप्लोसिव नहीं लाए हैं। तभी दरवाजा अपने आप खुल गया और बागी सिपाही उन पर टूट पड़े। उन्हें अपनी तोपें छोड़कर भागना पड़ा। निकलसन को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। उसने हमले में अपने ज्यादातर सिपाहियों को गंवा दिया था। लाहौरी दरवाजे पर बख्त खां की फौज की भारी तोप गोले बरसा रही थी। अंग्रेजी फौज पीछे हट रही थी। तभी निकलसन ने हालात को कंट्रोल करने के लिए और सिपाहियों की विल पावर को बढ़ाने के लिए अपनी तलवार निकालकर आगे बढ़ने की कोशिश की, पर तभी एक शार्प शूटर बागी की गोली सीधे उसके सीने पर लगी।
दोपहर तक अंग्रेजों का कॉन्फिडेंस बहुत कम हो गया। अंग्रेजों ने केवल दिल्ली के कुछ हिस्से पर पोजीशन किया था, लेकिन उसके बदले उन्हें जितना लॉस हुआ था उसका उन्हें आइडिया भी नहीं था। उनके 1100 सिपाही और 60 अफसर मारे गए थे। फौज की विल पावर तेजी से कम हो रही थी। जनरल विल्सन पीछे हटने की सोच ही रहा था कि बख्त खान ने किशनगढ़ वाला अपना मोर्चा छोड़ दिया, जिसकी वजह से अंग्रेजों पर अब उस तरफ से कोई खतरा नहीं था। शहर के पश्चिमी हिस्से में अभी भी लड़ाई जारी थी। 17 सितंबर की शाम जफर ने किला छोड़ दिया और अंग्रेजों का चांदनी चौक पर भी पोजीशन हो गया। रास्ते में पड़ने वाले हर घर को लूटते हुए अंग्रेज आगे बढ़ते जा रहे थे। 18 सितंबर की दोपहर पूर्ण सूर्य ग्रहण होने के कारण शहर में अंधेरा छा गया था। बाकी सिपाही इस घटना से काफी घबरा गए थे। धार्मिक आस्थाओं के अकॉर्डिंग इसे अनलकी समझा जाता था। यहां तक कि ग्रहण के 24 घंटे पहले और 24 घंटे के बाद तक मंदिरों को बंद कर दिया जाता था। इसलिए सिपाहियों को विश्वास हो गया कि कोई अनहोनी घटना घटने वाली है और उससे बचने के लिए उन्होंने लड़ाई को छोड़कर भाग जाना ही बेहतर समझा। वो अंग्रेजी फौज के आने से पहले ही फरार हो जाना चाहते थे। अंग्रेजों को खबर मिल गई थी कि बड़ी तादाद में बागी शहर छोड़कर भाग रहे हैं। वो समझ गए थे कि बागियों की हिम्मत टूट चुकी है। 19 सितंबर को अंग्रेजों ने बर्न बुर्ज पर भी कब्जा कर लिया, जबकि 17, 18 और 19 सितंबर को बागी लगातार दिल्ली से भागते रहे। उन इलाकों में जो अब अंग्रेजों के कब्जे में थे, लूट मार हो रही थी। जो लड़ने की कोशिश करता उसे दुश्मन समझा जाता। अंग्रेज अपने सभी हेल्पर्स को भूल गए थे। उनके वफादार सिपाही भी सेफ नहीं थे। यहां तक कि मौलवी मोहम्मद बाकर को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। सिपाहियों को जो भी हेल्दी आदमी दिखता उसे रेबेल समझकर गोली मार देते थे। उनकी बर्बरियत देखकर लोग हैरान रह गए थे। जिन अंग्रेजों का कोई भी रिश्तेदार या दोस्त बागियों द्वारा मारा गया था, वो बुरी तरह से अपना रिवेंज लेना चाहते थे। उनका कहना था कि ये खुदा का इंसाफ है। क्रुएल्टी की हद ये थी कि सिपाही ये जानकर भी कि वे जिन्हें मार रहे हैं उनमें कुछ लोग मासूम हैं, उन्हें बिना दया के मार रहे थे। एक घर में जान बचाने के लिए 40-50 लोग छुपे थे। आसानी से समझा जा सकता था कि वो शहर के आम रहने वाले हैं, लेकिन फिर भी उन्हें नहीं छोड़ा जाता था। 16 तारीख को अंग्रेजों ने वॉर के आर्म्स एंड एम्यूनिशंस के स्टोर के साथ ही वहां के कुछ घरों पर भी अधिकार जमा लिया और फिर दिल्ली कॉलेज में तोप लगाकर बादशाह के महल पर गोलीबारी शुरू कर दी। दोपहर से लोग किले के ग्राउंड में जमा होने लगे और बादशाह जफर से जवाबी हमला करने की बात कहने लगे, लेकिन बादशाह के समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उन्हें कोई ना कोई फैसला तो करना ही था, मगर उनके फैसला करने से पहले ही उनके चापलूस लोग कहने लगे कि अगर सिपाही आपको लेकर बाहर गए और खुद भाग गए तो आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, इसलिए आपको बाहर नहीं आना चाहिए। ये बात सुनकर वीक बादशाह नमाज पढ़ने का बहाना बनाकर किले में वापस चले गए और बाकी सिपाहियों की भीड़ हैरानी से उन्हें देखती रह गई। 17 सितंबर को सूरज निकलने से पहले जफर लाल किले से बाहर चले गए। उनके साथ कुछ खिदमतगार, कुछ खानदानी खजाने की चीजें और एक पालकी के सिवा और कुछ भी नहीं था। वो सीधे ख्वाजा निजामुद्दीन गए और खानदान के वारिसों की पवित्र चीजें उनकी सुरक्षा में दे दी और फिर अपने गर्मियों के महल की तरफ चल पड़े। तभी अंग्रेजों का जासूस मिर्जा इलाही बख्श वहां आया। उसने तिलक महल से मिलकर इस बात पर वादा कर लिया कि अगर वो जफर को हथियार डालने के लिए मना लेगा तो वो जीनत महल, उसके पिता और उसके बेटों और जफर की जिंदगी बख्श देगा। आखिरकार बहुत ज्यादा मनाए जाने के बाद जफर हुमायूं के आलिशान मकबरे की तरफ चल पड़े। इस खबर के फैलते ही लोग और भी डर गए और तेजी से शहर के बाहर भागने लगे, जबकि अंग्रेज जामा मस्जिद में नाच रहे थे। जनरल विल्सन सेंट जेम्स चर्च को छोड़कर दिल्ली के दीवाने खास में रहने आ गए थे। बंगाल फौज की बगावत को कुचल दिया गया था। घायल और क्रिटिकल कंडीशन में हॉस्पिटल में भर्ती निकलसन को जब ये सूचना मिली तो उसने खिड़की से अपना हाथ बाहर निकालकर एक गोली चला दी ताकि अपनी खुशी जाहिर कर सके और बोला, मेरी सबसे बड़ी डिजायर पूरी हो गई और इसके 3 दिन के बाद उसकी मौत हो गई। अंग्रेज पूरी दिल्ली का राउंड लगा रहे थे। उन्होंने पूरे शहर को घेर लिया था। कुछ जख्मी और बीमार बागी जो चल नहीं सकते थे उन्हें तुरंत मार दिया गया और उनकी लाशें उस जगह फिकवा दी गईं जहां उनका सामान पड़ा था जिसे वो बगावत के लिए आते समय छोड़ आए थे। शहर में चारों तरफ लाशों के ढेर लगे थे। हर मकान को लूट लिया गया था। आम लोग गुस्से और दुख में पागल हो गए थे। 1400 दिल्ली वालों को कुचा चेलान में मार दिया गया और जब नवाब मोहम्मद अली खान ने इसे रोकने की कोशिश करी तो सिपाही उनकी हवेली की दीवार फांदकर उनके जनान खाने में घुस गए और तोप से उनकी हवेली को गिरा दिया गया। चारों तरफ भयंकर कत्लेआम शुरू हो गया था। अंग्रेजी सिपाही जब तलवार से मारते मारते थक गए तो उन्होंने करीब 40 लोगों को जमुना के किनारे किले की दीवार के नीचे
एक कतार में खड़ा करके गोली मार दी। 10 सितंबर को जनरल बख्त खान हुमायूं के मकबरे पर गए और जफर को मनाते हुए उन्हें लखनऊ चलने की गुजारिश की, जहां से वो लड़ाई जारी रखना चाहते थे। लेकिन फिर जफर के चापलूसों ने कहा, आप यहाँ के बादशाह हैं, आपको कहीं और जाना शोभा नहीं देता, हौसला रखिए, अंग्रेज आपको कल्प्रिट नहीं मानेंगे। इन बातों ने बादशाह को कहीं भी जाने से रोक लिया। मिर्जा इलाही बख्श ने मिर्जा मुगल को भी इसी तरह की बातें बनाकर बाहर जाने से रोक लिया और फिर हॉडसन को जफर और मिर्जा मुगल कहाँ है इसकी खबर भी मिल गई। खबर मिलते ही हॉडसन तुरंत विल्सन के पास पहुंचा और जफर को गिरफ्तार करने की इजाजत मांगी। उसका कहना था कि अगर बादशाह और उसके खानदानी मेल आजादी से रहेंगे तो हमारी जीत पूरी नहीं मानी जाएगी। आखिरकार उसे इसकी परमिशन मिल गई। रजब खान और पंजाब के कुछ घुड़सवार एक जत्थे के साथ हॉडसन किले से हुमायूं के मकबरे की तरफ चल पड़े। वो वक्त आ गया था जब उस शख्स को अपना कैदी बनाने वाले थे जो दिल्ली के शहंशाह के रूप में जाना जाता था। 21 सितंबर की सुबह सूरज निकलने के समय शाही क्लैरियन ने यह बता दिया कि दिल्ली फिर से ब्रिटिश लोगों के पोजीशन में आ गई है, लेकिन अब वहां पर टूटी फूटी इमारतें, जले हुए घर और लाशों के अलावा कुछ भी नहीं था। अगले एपिसोड में देखेंगे कि किस तरह लाशों के ढेर पर सियासी चालें खेली जा रही थीं। मिर्जा इलाही बख्श और रजब अली पर जिहादियों ने हमला कर दिया। कुछ घुड़सवार बुरी तरह से जख्मी हो गए। वो वापस दिल्ली की ओर भागने लगे। तभी उनका सामना हॉडसन से हुआ। वो उन्हें वापस ले आया। हॉडसन वहीं छुप गया और इलाही बख्श और रजब अली को 15 घुड़सवार के साथ अंदर भेजा। बादशाह को संदेश दिया गया कि रजब अली के साथ बादशाह खामोशी के साथ बाहर आ जाएं और गिरफ्तार हो जाएं। अगर वो ऐसा करते हैं तो उनकी सेफ्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली जाएगी, लेकिन अगर उन्होंने मकबरा छोड़कर जाने का इरादा किया तो उन्हें और उनके साथियों को बिना किसी रहम के गोली मार दी जाएगी। लेकिन घंटों के इंतजार के बाद बख्त खान और मिर्जा इलाही बख्श बादशाह की पालकी के साथ साथ चलते हुए बाहर आए। इनके पीछे जीनत बेगम भी अपने बेटे जमा बख्त और पिता मिर्जा कुरली खान के साथ बाहर आई। उनके साथ किले के बहुत से सेवक और शहर से फरार होने वाले लोग थे। बादशाह की पालकी रोक दी गई। हॉडसन ने उन्हें यकीन दिलाया कि अगर किसी ने कोई जबरदस्ती नहीं की तो उनकी जिंदगी बख्श दी जाएगी और उनकी कोई बेइज्जती नहीं की जाएगी। शहर की दीवार के पास पहुंचते पहुंचते पालकी के साथ शहर के लोगों की भीड़ चलने लगी, पर किले पर पहुंचने से पहले ही ये कम हो गई और फिर जफर को उनके ही महल में कैद कर लिया गया। ये खबर जब जनरल विल्सन को दी गई तो उसने कोई खास खुशी नहीं जताई, क्योंकि वो बादशाह को मारना चाहता था। लॉर्ड कैनिंग ने निर्देश दिया था कि मुगलों के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। जफर को जीनत महल की हवेली में ले जाया गया और कैंडल कागहिल को वहां का पहरेदार बना दिया गया। अगले दिन फिर मिर्जा मुगल, हिजर सुल्तान और अबू बकर को गिरफ्तार करने के लिए इलाही बख्श को भेजा गया। पहले की तरह ही रजब अली और इलाही बख्श 8 बजे रवाना हुए। दोनों ने अंदर जाकर बातचीत की और उन्हें लेकर किले की तरफ चल पड़े। 3 मील के बाद दिल्ली की दीवार के नजदीक जब एक दरवाजे के पास पहुंचे तो शहजादों के चारों तरफ बहुत से लोग इकट्ठे हो गए। इस बात से नाराज हॉडसन ने शहजादों को कपड़े उतारने को कहा और फिर रिवॉल्वर निकालकर तीनों का कोल्ड ब्लडेड मर्डर कर दिया और उनकी लाशों की अंगूठियां और बाजूबंद उतार के अपनी जेब में रख लिए। साथ ही उनकी जड़ाऊ तलवारों पर भी कब्जा कर लिया। हॉडसन ने उनकी लाशों को कोतवाली के सामने बिना कपड़ों के ही डलवा दिया। ऑथर बताते हैं कि बादशाह के हालत अपनी पत्नी के साथ पिंजरे में बंद किसी जानवर की तरह थे। 22 तारीख की रात को जफर से मिलने कमिश्नर चार्ल्स सैंडर्स और उनकी पत्नी बादशाह को ये बताने आए थे कि उनके 2 बेटों और एक पोते को गोली मारकर खत्म कर दिया गया है। जब उन्होंने शहजादों के कत्ल की खबर जफर को सुनाई तो उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं करा। खबर सुन के जीनत महल बहुत खुश हुई, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अब उनके बेटे जमा बख्त का रास्ता साफ हो गया है। शायद उन्हें पता नहीं था कि अब कोई भी उनके बेटे के लिए बाकी नहीं है। बर्बाद हो चुकी दिल्ली में जगह जगह फांसी के तख्ते लगाए जाने लगे। दिल्ली के हर इलाके में फांसी के तख्ते लगे थे। सबसे बड़ा तख्ता चांदनी चौक के बीचों बीच में लगा था और यही वो साबुत चीज थी जो सही सलामत खड़ी थी। बागियों को फांसी दी जानी शुरू हो गई थी। अंग्रेजों ने क्रुएल्टी दिखाते हुए फांसी की रस्सी को काफी छोटा रखा गया ताकि मरने वालों को आसानी से मौत न आए। कुछ को तो गोली भी मारी गई थी। वहां हर मुकदमे की सजा मौत थी। ऐसा लगता था जैसे अब दिल्ली में कोई नहीं बचेगा। मुखबिरों को हर गिरफ्तारी करवाने पर 2 रुपए मिलते थे और बागियों का सारा माल और सोना रखने की भी परमिशन थी, जिसके कारण लोग मुखबिरी कर रहे थे। थियो मेटकॉफ के लीडरशिप में ही फांसियां दी जा रही थीं।
अंग्रेजी फौज लखनऊ के लिए रवाना हो गई थी। सॉन्डर्स ने ओमनी को जफर का पर्सनल जेलर अपॉइंट किया था, जिसका काम था बादशाह के लिए कोई सेफ जेल ढूंढना और जफर और उसके खानदान के अलावा उस पर शाही हरम की 82 इल्लीगल वाइव्स और 43 बच्चों के साथ ही 2 ख्वाजा सराओं की जिम्मेदारी भी होगी। शाही कैदियों में हैजा फैल गया था और एक बेगम की हैजे से मौत हो गई थी। बादशाह जफर और उसके खानदान को दिया गया नया घर बहुत ही गंदा और मामूली सा था। उसके कमरे में सिर्फ एक चारपाई पड़ी थी और उन्हें खाने के लिए दिन में सिर्फ 2 आने मिलते थे। सभी ऑफिसर्स और सिपाहियों का बिहेवियर काफी इंसल्टिंग था। अफसर और सिपाही जब चाहे शहजादियों के कमरे में जा सकते थे। लोगों को जफर के शाही परिवार का पर्दा तोड़कर उन्हें इंसल्ट करने में बहुत मजा आता था। जफर को अपने हकीम, धोबी और हज्जाम को भी बुलाने की परमिशन नहीं थी। नवंबर में कोलकाता से खबर आई थी कि दिल्ली के सभी अमीरों और बादशाह पर मुकदमा चलाया जाएगा। डिप्टी जज एडवोकेट जनरल J.F. हैरियट ने मुकदमे की सुनवाई शुरू कर दी। दिल्ली के लोगों के हालात बद से बदतर होते जा रहे थे। मरने के डर से ज्यादातर लोग छुपे हुए थे और जंगली फल आदि खाकर किसी तरह अपना जीवन बिता रहे थे। दूसरी तरफ सरकारी टोलियां दिल्ली के हर घर को लूट रही थीं। जिन लोगों ने बगावत में अंग्रेजों की मदद की थी, उनको तक भी सुरक्षा नहीं मिल रही थी। शहर में हर तरफ लाशों की लाइनें लगी हुई थीं। मरे हुए घोड़े, बैल, सबकी स्किन सूख चुकी थी। सड़ती हुई लाशों की बदबू चारों तरफ फैली हुई थी। हवेलियां खंडहर बन गई थीं और उनकी दीवारें गोलियों से बने गड्ढों के निशानों से भरी हुई थीं। लोग किसी तरह जी रहे थे, लेकिन नवंबर आते आते ब्रिटिश सरकार ने झोंपड़ी बनाने पर भी पाबंदी लगा दी थी। ज्यादातर लोग दवा और खाने की कमी की वजह से मर गए। आखिरकार नवंबर के अंत में सिर्फ हिंदुओं को वापस आने की इजाजत दी गई। जिन लोगों का शाही दरबार से ताल्लुक था, उसको सजाए मौत दी जा रही थी। जफर के बेटे 18 साल के मिर्जा बख्तावर शाह, 17 साल के मिर्जा मियादू को भी मौत की सजा दे दी गई थी। सभी बेटों के साथ एक एक करके ऐसे ही सलूक किया गया था। शाही खानदान को ही नहीं बल्कि जमींदारों को भी रिवॉल्ट का सपोर्ट करने के लिए उन पर मुकदमा चलाकर उन्हें फांसी दे दी गई थी। बदला लेने की आग में जल रहा थियो मेटकॉफ मुजरिम को बिना देर किए तुरंत सजाए मौत देता था। नफरत की हालत ये हो गई थी कि उसने मेटकॉफ हाउस में ही लोगों को फांसी देने का तख्ता लगवा दिया था और उसे जिस पर भी शक होता वो उन्हें तुरंत सूली पर चढ़ा देता था। लोग उसके नाम से भी डरने लगे थे। 1858 जनवरी तक जफर के नजदीकी रईसों और अमीरों को फांसी दे दी गई थी और जफर पर मुकदमा शुरू हो गया था। जफर पर आरोप लगाने के लिए एक मिलिट्री कमीशन बनाया गया था, जिसने जफर पर देशद्रोह का और बगावत को लीड करके ब्रिटिश सरकार की हुकूमत को रिजेक्ट करने का इल्जाम लगाया गया था। 27 जनवरी 1858 दोपहर को जफर का मुकदमा शुरू हुआ। जब उनसे पूछा गया कि क्या वो ये अपराध एक्सेप्ट करते हैं, तब उनकी हालत ऐसी थी कि उन्हें ये भी नहीं समझ आ रहा था कि वहां क्या हो रहा है। बाद में इन सभी ऑफेंसेस से अपना कोई भी कनेक्शन होने से जफर ने इनकार कर दिया और कहा कि वो बागी सिपाहियों के हाथ में खुद एक कैदी हैं। जफर ने कोई गंभीर कानूनी सफाई पेश करने की कोशिश नहीं की। एक के बाद एक गवाह आते रहे और जिससे ये क्लियर होता जा रहा था कि जफर का बगावत में कोई हाथ नहीं था। ये मुकदमा 2 महीने तक चला। 9 मार्च को आखिरी फैसला सुना दिया गया, जिसमें कहा गया कि गद्दार की सजा मौत होती है, लेकिन होडसन की गारंटी के कारण जफर को अपनी बाकी जिंदगी अंडमान द्वीप या किसी ऐसी जगह गुजारनी पड़ेगी जो काउंसिल के गवर्नर जनरल डिसाइड करेंगे। 7 अक्टूबर को इस आखिरी मुगल बादशाह ने एक बैलगाड़ी में बैठकर दिल्ली को छोड़ दिया। उनके साथ उनकी पत्नियां, उनके 2 बेटे, कुछ इल्लीगल वाइव्स और कुछ नौकर, कुल मिलाकर 31 लोग वहां से निकले। इसे बिल्कुल सीक्रेट रखा गया था। किसी को पता नहीं चला कि रातों रात जफर कहां चले गए। अगले एपिसोड में आप जानेंगे कि किस तरह खामोशी से अजीमो शान मुगल एम्पायर का अंत हो गया। गिरफ्तारी और अनलिमिटेड अपमान के बाद जफर के लिए ये सफर रिलैक्सिंग था। उन्हें पिछले 18 महीनों से कंटिन्यूअसली हो रही कोर्ट हियरिंग्स के अपमान और स्ट्रेस से दूर ले जाया जा रहा था। लॉन्सर्स के घुड़सवार सबसे आगे चल रहे थे। फिर एक पालकी थी जिसमें जफर और उनके बेटे बैठे थे। उनके चारों तरफ सिपाही थे। उसके बाद एक पर्दा गाड़ी थी जिसमें जीनत महल थी और मिर्जा जवां बख्त की बीवी और जीनत महल की मां मुबारकुन निसा बैठी थीं। तीसरी गाड़ी में मलिका ताजमहल थीं और इनके पीछे हथियार ले जाने वाली गाड़ियां थीं जिन्हें बैल खींच रहे थे। उनमें हरम की औरतें, जफर के सेवक और दासियां भी थे। मौसम बहुत अच्छा था। रातें ठंडी, दिन गर्म होते थे।
इस लंबे सफर में बीच में रुकने के लिए खेमे लगा दिए जाते थे। आखिरकार जब ये लोग कानपुर तक पहुंच गए तो उन्होंने पहली बार रेलगाड़ी को देखा। लॉर्ड कैनिंग ने ओमनी से मुलाकात की और डिसीजन लिया कि बादशाह को बर्मा ले जाया जाए, लेकिन बर्मा में वो रंगून में रहेंगे या फिर कहीं और, ये डिसाइड नहीं हुआ था। बादशाह को बर्मा में रखने से अंग्रेजों को ये बेनिफिट फील हो रहा था कि कोई भी, खासकर हिंदू, बिना अंग्रेजों की जानकारी के वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। बादशाह का हेल्थ चेकअप कराया गया। उन्हें किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं थी, इसलिए आखिरकार फैसला कर लिया गया कि उन्हें रंगून ही भेज दिया जाएगा और वहां के कमिश्नर मेजर फेयर को वो सारे कायदे कानून बता दिए जाएंगे जो कि रॉयल फैमिली के साथ बिहेव करने से पहले जानने जरूरी थे। कमिश्नर मेयर फेयर को कहा गया कि इन बादशाह सहित सभी को नजरबंद कर दिया जाए और किसी से भी मिलने की इजाजत न दी जाए। वो केवल एक दूसरे से ही मिल सकते हैं। इनके साथ किसी प्रकार की रूडनेस न दिखाई जाए, न ही कोई तकलीफ दी जाए। साथ ही उनकी देखभाल अच्छी तरह से की जाए। लेफ्टिनेंट ओमानी को कैदियों का चार्ज दे दिया गया। उनको रोजाना कैदियों से मिलना और उनकी जरूरतों को पूरा करने का काम सौंप दिया गया। 16 नवंबर को यह काफिला इलाहाबाद से चला और 2 दिन बाद मिर्जापुर पहुंच गया। जफर को पहली बार स्टीमर में बैठने का मौका मिला। रामपुर में उनके स्टीमर में कुछ खराबी हो गई। उन्हें स्टीमर बदलना पड़ा और फिर वो डायमंड हार्बर पहुंचे, जहां वाजिद अली शाह और टीपू सुल्तान का परिवार भी रह रहा था। जफर को HMS मगारा में बैठा दिया गया। ये सफर 5 दिन तक चलता रहा और फिर दलदली पानी से गुजरता हुआ आखिरकार रंगून नदी में पहुंच गया, जहां बादशाह को देखने के लिए कैदियों की भीड़ मौजूद थी। रंगून में खाना और नौकर सभी काफी महंगे थे। अरेंजमेंट्स ठीक न होने के कारण ओमिनी ने नाराज होकर सैंडर्स को एक लेटर लिखा और कहा, बादशाह को ठहरने के लिए किसी जगह का इंतजाम नहीं किया गया है। 2 छोटे छोटे कमरों में उन्हें ठहराया गया है और आराम का कोई अरेंजमेंट नहीं है। इन शाही कैदियों के आने से कुछ पहले अंग्रेजों ने मौन नाम के मछेरों के गांव को बर्बाद और डिमोलिश कर दिया था और अब मलबा हटवाकर वहां एक नए शहर को बनाने की योजना बना रहे थे ताकि वहां कैदियों को रखा जा सके। दूसरी तरफ मुगलों का लाल किला ब्रिटिश कोठरियों का स्ट्रक्चर बन गया था। नक्कार खाना स्टाफ सार्जेंट का घर था और दीवाने आम में अंग्रेज अफसर आराम करते थे। बादशाह का प्रवेश द्वार कैंटीन बना दिया गया था और रंग महल को अंग्रेजों की मेस, मुमताज महल को एक फौजी जेल में बदल दिया गया था और लाहौरी गेट का नाम विक्टोरिया गेट रख दिया गया था। 1 अप्रैल को एडवर्ड ओमनी ने जफर और उसके खानदान से विदा ली और अपनी रेजिमेंट के साथ हिंदुस्तान की तरफ वापस चल पड़ा। उसी के साथ जफर के 4 हिंदुस्तानी डॉक्टर भी चले गए जो अपने परिवारों के पास जाना चाहते थे। जफर भी सपरिवार हुकूमत द्वारा अलॉटेड घर में चले गए, जिसमें 16 बाई 16 फुट के 4 कमरे थे। हर कमरे के साथ एक बाथरूम था। ऊपर की मंजिल में बादशाह अपने बेटों के साथ बैठते थे। 2 घुड़सवार दिन में और 3 रात में शाही खानदान की सुरक्षा के लिए तैनात रहते थे। खाने पीने के लिए उनको 11 रुपए रोज दिया जाता था और हर इतवार को 1 रुपए ज्यादा दिया जाता था। वो अपनी छोटी मोटी चीजों को खरीदने के लिए स्वतंत्र थे, लेकिन केवल पेपर इंक पेन खरीदने की मनाही थी। उन्हें नए कपड़े भी दिए गए थे और खाने की भी अच्छी व्यवस्था थी। सब किसी तरह यहाँ सेट हो गए थे, पर जमा बख्त की पत्नी बेगम शाह जमानी एक खूबसूरत और कम उम्र औरत थी। 15 साल की उम्र में ही ये 2 बच्चों की मां बन चुकी थी। नाजुक शरीर के कारण उसे ये कैद ज्यादा तकलीफ दे रहा था। जफर की हेल्थ पहले से बेटर हो गई थी। दांत गिर जाने के कारण वो क्लियर नहीं बोल पाते थे। काफी समय तक जफर रंगून में जहाजों को आता जाता देखते रहते थे। कागज कलम न होने के कारण वो अपनी बातें किसी को बता नहीं पाते थे, लेकिन उन्होंने माचिस की तिल्ली से दीवारों पर अपनी गजलें लिखीं। 1862 में उनकी जुबान पर भी लकवा मार गया। आखिरकार मानसून के खत्म होते होते जफर की हालत काफी खराब हो गई। वो न खाना निगल पा रहे थे, न ही हजम कर पा रहे थे। उनको चम्मच से सूप पिलाया जाता था। 7 नवंबर को 5 बजे जफर ने अपनी आखिरी सांस ली। उनके जनाजे में उनके बेटे और नौकरों ने शिरकत की और अंग्रेजों ने इन्हें वहीं दफन करवा दिया और कब्र पर घास लगवा दी गई कि किसी को पता न चले कि वो कहाँ दफन है, और उन्हें गुमनाम कर दिया गया कि किसी को पता न चल सके कि ये आखिरी मुगल वारिस आखिर कहाँ अपना आखिरी आराम कर रहा है। जफर के मरने के बाद जब ये खबर दिल्ली पहुंची तो किसी ने कोई खास रिएक्शन नहीं दिखाया, न ही किसी भी अखबार में जफर की मौत के बारे में डिटेल से लिखा। लोग इतने लोगों का मातम मना चुके थे कि शायद उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। इस बगावत ने यह क्लियर कर दिया था कि जफर ने अपनी प्रजा की वफादारी तो हासिल की थी, लेकिन वो उसकी ऑर्डर का पालन नहीं करते थे। जफर के मरने के बाद उनका शाही खानदान खत्म हो गया।
उनके परिवार को रंगून की छावनी में कहीं भी रहने की परमिशन मिल गई, लेकिन शाही परिवार को इतना कम अलाउंस मिलता था कि वो एक मामूली से झोपड़े में रहने के लिए मजबूर हो गए थे। जीनत महल एक खामोश और गरीब जिंदगी बिता रही थीं। जिंदगी के आखिरी दिनों में वो अफीम की एडिक्ट हो गई थीं। जफर की मृत्यु के 20 साल बाद उनकी भी मौत हो गई। लोग उस जगह को भी भूल चुके थे जहां जफर को दफनाया गया था। 1906 में रंगून के मुसलमानों ने विरोध किया कि जफर की कब्र की पहचान होनी चाहिए। पहले पहले अंग्रेजों ने इसे कबूल नहीं किया, क्योंकि अंग्रेज नहीं चाहते थे कि जफर को याद किया जाए या श्रद्धांजलि दी जाए। लेकिन 1907 में आखिरकार अंग्रेजों को ये बात माननी पड़ी और उन्होंने एक सादे से पत्थर पर लिखवा कर लगवा दिया कि बहादुर शाह दिल्ली के पूर्व बादशाह रंगून में 7 नवंबर 1862 को इंतकाल हुआ और उन्हें इसी जगह दफनाया गया है और कब्र के चारों तरफ एक जंगला भी बनवा दिया गया। 1925 में ये एक दरगाह बन गया और फिर उसके ऊपर लोहे की छत भी डलवा दी गई। उसके 18 साल बाद मजार के पीछे खुदाई कर रहे मजदूरों को ईंटों से जुड़ी हुई एक कब्र मिली, जो जमीन से 3 फुट नीचे और मजार से 25 फुट दूर थी, जिसके अंदर मुगल बादशाह का कंकाल बिल्कुल सही सलामत था। आज रंगून के मुसलमानों के लिए ये जगह एक पवित्र दरगाह बन गई है। लोग यहाँ मन्नत मांगने आते हैं। हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से बहुत से बड़े बड़े अधिकारी भी यहाँ आते हैं और चढ़ावा चढ़ाते हैं। लेकिन फिर भी जफर के सपोर्टर्स बहुत कम हैं, क्योंकि उनकी असफलताओं ने उन्हें इतना पॉपुलर नहीं बनाया था। वो हिंदुओं के संरक्षक थे। उन्होंने कभी हिंदू और मुसलमान प्रजा के साथ भेदभाव नहीं किया था, बल्कि अपनी राजधानी में यूनिटी रखने की कोशिश की थी। आखिरकार दिल्ली की मिलीजुली कल्चर में पड़ी नॉट 1947 में पार्टीशन के समय 2 पार्ट्स में टूट गई। आज भी बॉर्डर पर खड़े हुए लोग हर इश्यू को रिलीजियस वॉर के रूप में देखते हैं। जिहादी अपने दुश्मनों से लड़ाई लड़ रहे हैं और इनोसेंट औरतें, बच्चे और सिटीजन्स की जानें ले रहे हैं। इस्लाम के हम्बलनेस और पीस को जिस चीज ने सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है, वो है अंग्रेजों की हिंदू मुसलमान के बीच में दखल अंदाजी। तो इस सफर के एंड में पहुंचते पहुंचते आप ये समझ गए होंगे कि मुगल बादशाह जफर कूटनीति की कमी के कारण नाकाबिल शासक के रूप में सामने आए। इतनी बड़ी सल्तनत के महान बादशाह की तरह उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं किया है जिसे महान कहा जा सके, बल्कि उनका समय शायरी और हरम में ही बीता। अपने शहजादों की सही शिक्षा दीक्षा और सही युद्ध कला की तरफ ध्यान देने के बदले उन्होंने अपने जीवन का कीमती समय इलीगल वाइव्स बनाने और निकाह करने में इन्वेस्ट किया। एक स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर बनने के बदले उन्होंने शायरी को ज्यादा तवज्जो दी। अगर उन्होंने अपनी प्यारी दिल्ली की प्रोटेक्शन और अपनी प्रजा की सुरक्षा के बारे में सोचा होता और अंग्रेजों की जालसाजियों को समझने की कोशिश की होती, तो वे गुमनाम मौत के हकदार नहीं बनते। उन्होंने सिचुएशन को बदलने में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया, बल्कि अपने बटरी सपोर्टर की सलाह पर चलते रहे। उम्र दराज बादशाह जफर अपने घरेलू मसलों में कुछ इस तरह से उलझे कि उन्हें ये तक खबर नहीं हुई कि लोग उन्हें एक वीक और अनकैपेबल एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में देखने लगे हैं। काश उन्होंने वक्त रहते कुछ ऐसे डिसीजन लिए होते कि बागियों और अंग्रेजी अफसरों को इस आखिरी मुगल बादशाह के सामने कुछ कहते हुए डर लगता। लेकिन अपनी पत्नी की बातों में आकर बाकी बच्चों के साथ इनजस्टिस, सलातीनों का आक्रोश, हिंदू और मुसलमानों में रंजिश और अंग्रेजों की कॉन्स्पिरेसीज, काबिल जासूसों और वफादार लोगों की कमी, फौज में प्रबंधन की कमी ने उन्हें और दिल्ली को इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। अंग्रेजों ने उनकी इस कमी को अपनी शातिर निगाहों से पहचान कर उन्हें अपने हाथों की कठपुतली बना लिया और बादशाह की जड़ों को काटकर फेंक दिया। बाकी फौजियों ने भी उन्हें अपना नेता नहीं बनाया, बल्कि उनके हाथों में भी ये एक कठपुतली की तरह ही रहे। अगर बादशाह ने बागी फौजियों का समझदारी से इस्तेमाल किया होता और युद्ध की कोई रणनीति बनाई होती और वो उन्हें समझदारी से अंग्रेजों के खिलाफ इस्तेमाल करते, तो शायद आज इतिहास बदल चुका होता और मुगल सल्तनत का महान बादशाह एक गुमनाम मौत का भागी न बनता।